हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। बेसिक से लेके जितने कॉन्सेप्ट इसके हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम स्टडी करने वाले हैं, राइट। और आपके क्लास 10th में ये अच्छा खासा वेटेज रखता है और इसकी प्रॉब्लम्स में आप थोड़ा थोड़ा फंस जाते हैं, कभी कभी टर्म्स को लेकर के, कभी कभी सम को लेकर के, राइट। तो आज उन सारे डर को हम भगा देने वाले हैं। ओके, सारे के पूरे चैप्टर को वन बाय वन एक ही शॉट के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर, एक ही लेक्चर के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से आज पढ़ लेने वाले हैं। सो बेसिकली चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी, आप सभी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, राइट। और ये भी आपके स्कूल के एग्जाम्स में हुआ और आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम इन सब में अच्छे खासे वेटेज के साथ आने वाला है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात ये करने वाला हूं कि आप क्या समझते हैं एपी से। अगर आपने, मैं आपसे बोलूं कि आपने डेली लाइफ में कहीं पर भी कुछ सीक्वेंस या कुछ सीरीज की कुछ ऐसी बात देख रखी है क्या, कि हम कहीं जा रहे हो और हमें लग रहा हो ये तो एक पर्टिकुलर सीरीज में आ रहा है, एक पर्टिकुलर क्रम में चीजें आ रही हैं, बस वही चीज आपको ऑब्जर्व कर लेनी है, राइट। जैसे आप सभी स्कूल जाते होंगे तो आप सभी स्कूल में, जो लोग ने डमी ले रखा है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बट जो लोग स्कूल जा रहे हैं प्रॉपर, राइट। तो अगर आप स्कूल जा रहे होंगे तो मैं आपसे इतना सा पूछता हूं कि आप स्कूल में जब आपकी असेंबली होती है तो आप क्या करते हैं, एक लाइन लगाते हैं, राइट। जहां पर आप सभी उस लाइन के अंदर वन हैंड का क्या रख रहे होते हो, डिस्टेंस ले रहे होते हो, यस और नो। सो वन हैंड का आप डिस्टेंस बना रहे होते हैं और साथ ही साथ क्या होता है, हम जो भी बच्चे खड़े होते हैं वो हाइट वाइज खड़े होते हैं, पहले छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उसकी हाइट का, फिर उसकी हाइट का, ऐसे यार क्या रहता है, पूरा चलता चला जाता है, राइट। वो भी एक आपकी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक सीरीज है। एक्चुअली में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम बहुत बार अपने डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। जैसे अभी कोरोना के टाइम में, राइट, हमने बना रखा था 2 गज की दूरी बड़ी है जरूरी, तो हम लोग जब भी क्यू में लगते थे तो एक डिस्टेंस मेक करके चलते थे, हाँ कि ना। तो वो भी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एक क्यू बनाते थे हम लोग, एक लाइन बनाते थे हम लोग, और उसके अंदर एक कॉमन डिस्टेंस पे, एक फिक्स डिस्टेंस पे हम लोग क्या करते थे, देखा करते थे सीरीज को, राइट। ये और भी जगह लग सकता है, जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, राइट। हर महीने हम पैसे जमा कर रहे हैं, हर महीने हम पैसे जमा कर रहे हैं तो कुछ इंटरेस्ट मिलता है ना। कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होता है बैंक से, हमारा पैसा बढ़ता जाता है, राइट। मैंने कहा अब मैं अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा जैसे बढ़ा रहा हूं तो हर महीने मेरे पैसे 500 रुपए बढ़ रहे हैं। सो एक फिक्स अमाउंट से अगर हमारे पैसों में वृद्धि हो रही है, हम अमाउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन वो भी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब एक्चुअली में आइए फील करते हैं क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, चाहे आपका सम हो, टर्म्स हो, लास्ट टर्म की बात कर दी जाए, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर दी जाए कहीं पर भी, या फिर आपसे मिडिल टर्म की बात कर ली जाए, राइट। हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं और अभी क्लास में आपको एनसीईआरटी के जो आपके एग्जाम्पल्स है वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास बिना किसी देरी के। आइए फटाफट। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछने वाला हूं, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डेली लाइफ में तो देखा हुआ है, पर वो दिखती कैसी है एक्चुअली में, कैसे आप पहचानोगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या उसका कुछ जनरलाइज थिंग भी है क्या जो हमारे मैथमेटिक्स में, हमारे सवालों में हम यूज कर सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं इसकी जनरल सीरीज क्या होती है और वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कोई फालतू चीज नहीं होने वाली, बिल्कुल डिक्टो काम की बात होगी, है ना। वन शॉट में रहेगा, जितना कम समय हो सकता है उतने कम समय में आपको ये लेक्चर मिलने वाला है। ओके, सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एपी एक्चुअली में दिखती कैसी है ना, इसकी जनरल सीरीज क्या है। अगर आप जनरल सीरीज को पहचान लेते हैं तो उसकी मदद से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप समझ लीजिए सब कुछ जान जाते हैं, हर एक चीज आपको पता चल जाता है। और इसी में फिर अभी मैं अनेट टर्म बताऊंगा आपको, लास्ट टर्म क्या है तो होता है, ये सारी चीजें अभी डिस्कस करने वाले हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो आइए देखिएगा, पहले तो अपन बात करते हैं जनरल सीरीज की। अच्छा, कभी भी अगर आप एक लाइन लगा रहे होते हैं, हमारे टीचर्स भी अगर असेंबली में लाइन लगवा रहे होते हैं तो फर्स्ट वाले बच्चे को पकड़ते हैं और कहते हैं भाई सब लोग एक लाइन में आ जाओ जरा। हाँ भाई, पीछे वाले बच्चे जो बाहर जा रहे हो जरा एक लाइन में आ जाओ, करते हैं ना ऐसा। बिल्कुल वही होता है यहाँ पर भी, कि आपको एक टर्म चाहिए होता है पहला वाला, जिसको देख करके हम बाकी सारे टर्म्स को क्या कर लेते हैं बच्चों, अरेंज कर लेते हैं। यस और नो, स्कूल में सब देखते हो कि नहीं देखते हो। तो बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पर भी। यहाँ पर एक टर्म आएगा जिसको मैंने मान लिया है ए, जिसको मैंने क्या मान रखा है, ए मान रखा है, ठीक। अब पहला वाला ये बच्चा आ गया हमारा, दूसरा वाला क्या होगा सर, वन हैंड की दूरी पर होने वाला है। तो मैंने कहा जो डिस्टेंस है ना उन दोनों के बीच की, वो मैं डी ले लेता हूं। क्या लेता हूं बच्चों, डी। तो अगला वाला जो स्टूडेंट आ रहा होगा उसे मैं क्या बोलूंगा भाई, ए प्लस डी, जो इससे डी डिस्टेंस की क्या है, दूरी पर है, डी वैल्यू की क्या है, डिस्टेंस पर है। चमका इतना। अब आगे वाला जो आ रहा होगा वो इससे डी दूरी पर होने वाला है, तो डी और डी बच्चों 2D बन जाएगा आपका, यस और नो। आगे वाला बच्चा इससे भी आपका क्या है, डी दूरी पर है, तो 2D में और डी जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 3D बन जाएगा। क्या समझ आ रहा है अब। और ऐसे ही करते 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 आपकी ये सीरीज चलती चली जाती है, राइट। सो दैट इज द जनरल सीरीज, बेसिकली बोल सकते हैं एपी की जनरल फॉर्म है, जनरल सीरीज है, जहां पर ए और डी आपके ऐसे ही चल रहे हैं। अब ए का नाम क्या है, डी का नाम क्या है, अब यहीं से हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, चीजें क्या है। अभी मैंने यहाँ पर लास्ट टर्म इसलिए लिख नहीं रखा है, राइट, बताता हूं मैं आपको। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपको ए नजर आ रहा होगा। सो हियर ए इज फर्स्ट टर्म,
ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म के नाम से जाना जाता है, राइट। यहां पर आपका डी क्या है, सो डी कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस, जो कि हर दो टर्म्स के बीच में क्या आने वाला है, सेम। बुक्स में आप क्या पढ़ते हैं, अगर आप बुक को रीड करेंगे या जनरली देख रहे होंगे, तो होने क्या वाला है, वहां पर ज्यादातर आपको ये T2 माइनस T1 के नाम से लिखा मिलता है बच्चों, अगर आप बुक रीड कर रहे होंगे, आप फॉर्मूले देख रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म नहीं है, आप किसी भी पोजीशन में दो टर्म्स को उठा करके उनके बीच का भी डिफरेंस देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सेकंड टर्म ही होना चाहिए और फर्स्ट टर्म ही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। T2 और T1 क्या है, ये आपके डिनोट करते हैं टर्म्स को, नंबर ऑफ टर्म्स को। बताऊंगा मैं सारी चीजों को, समझ आएगा, देखते रहिएगा बच्चों। ऐसा जरूरी नहीं कि आप सेकंड और फर्स्ट को ही उठा रहे हो, आप फोर्थ और थर्ड को उठा सकते हैं, आप 10th और 9th को उठा सकते हैं। तो आप किन्हीं भी दो टर्म को एक साथ उठाइए, जो भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना, उनके बीच के डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, ना कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ऐसा नहीं है, दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स जो हमारे होते हैं, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, उन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आप पिक करो और उनके बीच का जो डिफरेंस होने वाला है ना मुन्ना, वही क्या बन जाता है हमारा यहाँ पर, डी बन जाता है। कोई भी टर्म हो, अगर वो 20वां टर्म है, उसको 19वें से घटाओगे ना आपको, तो क्या मिल जाएगा, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाने वाला है, ठीक है ना। सो आपको कॉमन डिफरेंस किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है एक्चुअली में, ओके। डिफरेंस बिटवीन, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो कोई पूछे तो आप अच्छे से बताइएगा कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में ये क्या होता है बच्चा, डिफरेंस हो जाता है, ठीक। अब जो मैं बार बार टर्म्स बोल रहा हूं, ये एक्चुअली में है क्या, तो इसके दो नोटेशन है, आपको बुक में कभी नोटेशन मिलेगा या आप कभी ऑनलाइन कहीं देख रहे होंगे, कुछ भी आप कर रहे होंगे, तो आपको दो टाइप के नोटेशन मिलते हैं टर्म्स को लेकर के। एक बच्चा होता है एन करके, आपको ए करके नजर आ जाता है, और एक होता है टी करके, जो मैंने यहां पर लिख रखा है। तो मैं दोनों आपको बताता हूं। देखिए, हर एक सीरीज का एक टर्म भी होता है, जिसको हम बोलते हैं जनरल सीरीज का एक जनरल टर्म भी होता है बच्चों। अब ये जनरल टर्म का काम क्या है, तो जनरल टर्म का काम क्या है आपका, जैसे आपको एक सीरीज मैंने दी, अब मैंने बहुत बड़ी वैल्यू पूछ ली आपसे कि बताइए कि इसका 50वां टर्म क्या है, तो क्या आप पूरी सीरीज लिखने बैठोगे, नहीं ना। आप पूरी सीरीज नहीं लिख पाओगे, लिखोगे भी तो बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम का सब पता चल रहा, आधा समय तो आपने इसमें निकाल दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री कब सॉल्व करनी है, वो भी तो काफी टाइम ले लेती है, राइट। तो करना क्या होता है वहां पर, बच्चा अपने को क्या करना होता है, जनरल टर्म का यूज करना होता है। जनरल टर्म एक ऐसा टर्म है ना, कि आप उसमें बस एन की वैल्यू रखो, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट की वो आपको वैल्यू दे देगा, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे जो पर्टिकुलर नंबर है उसकी वैल्यू बता देगा। अगर आपको जानना है 50वीं पोजीशन पे क्या नंबर लिख करके आएगा ना, वो भी पता चल जाएगा अपने को। 99 टर्म पे, मतलब 99th पोजीशन पे क्या नंबर लिख करके आने वाला है सीरीज में, वो भी अपने को बिना सीरीज को ओपन किए पता चल जाता है, राइट। सो एनएट टर्म बेसिकली मैं बोलता हूं, शॉर्ट में क्या बोलता हूं मैं, ये सीरीज का डीएनए है, समझ लीजिए, मतलब सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको। एनएट टर्म अगर आपके पास है, जिसको जनरल टर्म भी कहते हैं बच्चा दूसरे शब्दों में, तो अगर ये अपने पास है, तो अपने पास उस सीरीज की हर एक इंफॉर्मेशन है, आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, सब कुछ। मतलब आपको ए भी मिल जाएगा, आपको कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा, पूरी सीरीज मिल जाने वाली है। तो बचा क्या भाई, सब कुछ मिल जाता है जनरल टर्म से, राइट। आइए बताता हूं जनरल टर्म क्या होता है, राइट। तो देखिएगा जरा, यहीं पर मैं बताऊंगा आपको जनरल टर्म, और लेक्चर को इस तरीके से कंसाइज वे में देने वाला हूं, ताकि आपको फॉर्मूले की शीट की तरह ये चीज मिल जाने वाली है, ठीक है ना। जनरल टर्म देखिएगा। अब बच्चों देखो जनरल टर्म क्या है, तो जनरल टर्म अभी तो मैं बता रहा हूं फ्रॉम स्टार्टिंग, ओके। आप जब स्टार्टिंग से देखेंगे, तो आपका जनरल टर्म क्या आएगा ना, फ्रॉम स्टार्टिंग, ओके। स्टार्ट से जब आप देख रहे होंगे, फर्स्ट केस है हमारा ये, फिर मैं आपको लास्ट से बताऊंगा, पीछे से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जनरल टर्म क्या आने वाला है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन, या फिर आपका ये ऐसे टीएन से, दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है प्यारे बच्चों। या तो आप इसको एएन से भी देखोगे बुक्स में, मोस्टली अगर आप एनसीईआरटी देख रहे होंगे तो आपको एएन से नजर आएगा, बट अगर कोई और बुक आप सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर नोटेशंस कुछ डिफरेंट है, सो वेयर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टीएन, बेसिकली nth टर्म, बेसिकली वी से इट nth टर्म, ओके, nth टर्म। अब ये nth टर्म कुछ भी हो सकता है, दैट मे बी फिफ्थ, दैट मे बी सिक्स्थ, दैट मे बी 100th टर्म, ओके। So what is the formula for that? So basically an is equals to, that is equals to a plus n minus 1d। अब सर यहां पर n क्या आ रहा है, आपका सवाल आएगा मुझसे। So basically n is the total number of terms, या n क्या है, कि जो हमारे सर ने ना स्कूल में लाइन लगवाई है, उस लाइन में कितने बच्चे हैं, कुल कितने बच्चे हैं, टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो उस लाइन में खड़े हो रखे हैं, that is called as here n, okay। So basically here n is टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। हमारा n क्या है बच्चा जी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, याद रखिएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स हैं वो सारा क्या है n। अगर किसी सीरीज में 100 टर्म्स है, मतलब n की वैल्यू क्या है, टोटल कितनी वैल्यू है आपकी,
100, तो बेसिकली n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है। लेकिन ठहरिएगा, जब आप nth टर्म की बात करते हैं तो वहां का n जो होता है ना वो बदल सकता है, वो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में नहीं बताता है। यहां पर आपको उस पोजीशन वाले n के बारे में बताता है। मतलब जैसे एक सीरीज के अंदर भले बच्चों 50 टर्म हो, आपको फाइंड कौन सा करना है, 20वां टर्म ना, तो n की वैल्यू वहां पर क्या बन जाएगी, 20। अगर आपको 20th टर्म फाइंड करना है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अगर आपको 35th टर्म चाहिए, 35वां टर्म चाहिए, 35th टर्म चाहिए, तो n की वैल्यू 35 हो जाएगी। तो जब आप nth टर्म की बात करते हैं तो वहां पर ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, जिस टर्म्स की आपको नीड है ये उसके बराबर हो जाता है। ये मेरी बात याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इस बात को बता दे रहा हूं मैं। लेकिन जब आप बच्चों लास्ट टर्म की बात करेंगे तब आपको ये टोटल वैल्यू रखनी होती है, जो भी लास्ट में वैल्यू जा रही होगी तब उसको निकालने के लिए करते हैं। फॉर्मूला सेम लगता है आपको, लेकिन वहां पर डिफरेंस इतना सा ही है, यहाँ का n बदल सकता है, लास्ट टर्म का n फिक्स होता है कि वो बिल्कुल लास्ट टर्म की बात करने वाला है। तो अगर मैं आपसे यहीं पर लास्ट टर्म की बात कर लेता हूं, है ना, छोटी सी चीज है, समझ के रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले लास्ट टर्म, तो यहीं पर मैं लिख लेता हूं फर्स्ट फॉर्मूला एंड द सेकंड फॉर्मूला फॉर लास्ट टर्म। So the formula for last term is equals to, basically it is represented by L बच्चों, and the value of L is A plus N minus 1D। सो यहाँ का जो n आ रहा है, देखिए फॉर्मूला तो सेम है दोनों का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा जी। वो डिफरेंस ही मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पर जो n आएगा ना वो फिक्स है, वो सीरीज की आखिरी वाली वैल्यू है, या उस पर्टिकुलर जो हमारी लाइन लगी है, तो जो आखिरी वाला बच्चा होने वाला ना हमारी लाइन में, असेंबली में, वो यहाँ पर क्या है, n है हमारा, ठीक है ना। और l उसी की वैल्यू है, n उसकी पोजीशन की वैल्यू होगी, कि अगर आखिरी वाला बच्चा 50वीं पोजीशन पे है, 50th पोजीशन पर है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। और अगर उस 50 पोजीशन पे मान लेते हैं कोई बच्चा x खड़ा हुआ है, y खड़ा हुआ है, तो उसका नेम मतलब l की वैल्यू क्या हो जाएगी, x और y हो जाएगी। समझ आ रहा है ना, फील आ रहा है ना, देखते रहिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर का n जो होता है वो फिक्स होता है, दैट इज द बिल्कुल लास्ट वैल्यू होने वाली है। बट अपन का यहाँ का n क्या होता है, तो मुन्ना यहाँ का n वेरी हो सकता है, ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। आपको 20वां टर्म चाहिए, 20th टर्म, पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 20। इफ यू वांट 29th टर्म, पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 29। राइट, समझ आ रहा है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी n आपको पूरी सीरीज में कितना नंबर है वो तो बताता ही है। यहाँ का n आपका क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, यहाँ पर चेंज हो सकता है। राइट, यहां पर ये चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, बेसिकली अकॉर्डिंग टू पोजीशन, ये आप यहां पर चेंज कर सकते हैं कि अगर आपको 20वीं पोजीशन का टर्म निकालना है तो रख दीजिए, और यहां पर क्या है, दैट इज फिक्स, दैट इज द लास्ट वैल्यू। ओके, लास्ट पोजीशन फिक्स है, आपका लास्ट पोजीशन होने वाला है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। फॉर्मूला भले सेम है लेकिन डिफरेंस है दोनों में। अब बच्चों ये तो बात हुई आपकी, जनरल टर्म की बात कर ली हमने, लास्ट टर्म समझ लिया, दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लिया है। अब ये थोड़ा सा और बताता हूं मैं आपको। अगर आपको थोड़ा सा लास्ट से किसी टर्म को निकालना हो, हमारे टीचर बोलते हैं ना ऐसे पीछे से, हाँ हाँ भाई वही, आप पीछे से 5वें नंबर पे जो है, चलिए आगे आइए, चलिए आगे आइए, कहते हैं ना टीचर, बिल्कुल वैसे ही कि अब हम सीरीज में तो आगे ही खड़े हैं, लेकिन हमको पीछे से काउंटिंग करने का मन कर रहा है, हमको पीछे से कोई टर्म निकालना है। राइट, क्योंकि इधर से डिस्टेंस बहुत लंबी पड़ रही है, तो मैंने पीछे से आवाज लगा दी, यहाँ से उसे सुनाई नहीं दे रहा था तो हमने पीछे से लगाई। तो हम पीछे से भी टर्म्स को काउंट कर सकते हैं, टर्म की वैल्यू जान सकते हैं, उसका भी कुछ फॉर्मूला है एग्जैक्टली, आइए दिखाता हूं आपको। सो बेसिकली यहाँ पर एल क्या है, लास्ट टर्म है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी के यूज से अगला फॉर्मूला जनरेट होने वाला है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, the third thing is general term basically, right, या an term या nth term। so basically general term from end। okay, आपको अगर end से चाहिए हो, जनरल टर्म फ्रॉम एंड, तो बच्चों इसका फॉर्मूला देखिए क्या बन जाता है। सो बेसिकली अगर आपको जनरल टर्म एंड से चाहिए, एंड से, सो दैट इज इक्वल्स टू tn बराबर l माइनस n माइनस 1d। अब ये फॉर्मूला कैसे बन गया है, तो बच्चों आप इसको भी फील कराते हैं, रटने का कोई सेंस यहाँ बनने वाला नहीं है अपन की क्लास में, फील आना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। अब समझिए जैसे ये फॉर्मूला बना कैसे है। बेटा मैंने क्या किया, मैं सीरीज तो मेरी ए से शुरू होकर के लास्ट टर्म तक गई हुई थी, अब मैं आगे नहीं खड़ा हूं, आगे वाले बच्चे के पास नहीं हूं, मैं गया, और मैं गया कहां, मैं गया पीछे वाले बच्चे के पास। कहां गया मैं, पीछे वाले बच्चे के पास। अब मैं जब पीछे वाले बच्चे के पास चला जाऊंगा, जिसका नाम क्या है, एल है, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, पहला ही टर्म तो बनेगा। तो देखिए यहाँ पर पहला टर्म आता है ए, मैंने वही रख दिया यहाँ पर। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स बदल जाएंगे क्या, अगर आगे से मैं देख रहा हूँ 50 बच्चे हैं इस लाइन में, पीछे से जाऊंगा तो क्या काम हो जाएंगे, वो तो सेम रहने वाला है, तो ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम रहने वाली है।
अब डी देखिएगा, आपके इस वाले जनरल टर्म से बच्चा, इस वाले जनरल टर्म से डी क्या हो गया, देखिए नेगेटिव हो गया है, हाँ कि ना। ये कैसे हुआ, तो अगर हम क्यू को देखेंगे तो आगे वाला बच्चा छोटा है हाइट में, उसके बाद वाला बड़ा है, उसके बाद वाला और बड़ा है, ऐसे करके चला गया। अब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो सेकंड माइनस फर्स्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बड़े बच्चे में से छोटे वाले बच्चे की हाइट माइनस की, तो डिफरेंस कैसा आ रहा है अपन का, दैट इज पॉजिटिव। लेकिन अगर हम यही चीज पीछे से करेंगे तो अब हम छोटे वाले में से बड़े वाले को घटा रहे हैं बच्चों, छोटे वाले में से बड़े वाले को, माना सबसे बड़ा वाला जो बच्चा है वो 5 फीट का है, उसके आगे वाला 4 फीट का है, तो अपन जब घटाएंगे इसको डी निकालने के लिए तो 4 माइनस 5 करेंगे, डी कितना आया, -1 आने लगेगा। सो दैट मीन वो डी कैसा होने लगता है, नेगेटिव में चलने लगता है आपका उस केस में, ठीक है ना। तो डी आपका नेगेटिव हो जाता है, तो आपका जो फॉर्मूला है ना वो बना इसी से है, बना इसी से है, राइट। ए की जगह एल आ जाता है आपका, डी की जगह माइनस डी, लास्ट से हमें क्या मिल जाता है, जनरल टर्म मिल जाता है। समझ आ रहा है इतना। और एक और बात आपको बताऊं मैं, ये जो डी की वैल्यू है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है बच्चा, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, भूलना नहीं बिल्कुल। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी, और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो उसे बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी। ये ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है ना। मैं यहीं पर बता देता हूं, नोट पॉइंट समझ के चलिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना। एमसीक्यूज में भी इन सब चीजों में छोटी छोटी बातों पे सवाल बन जाता है, थ्योरी पे सवाल बन जाता है, तो अच्छे से पढ़िएगा इस चीजों को। देखिएगा नोट पॉइंट देखिएगा, अगर डी आपका क्या आ रहा है, 0 से बड़ा है, दैट इज मीन इट इज पॉजिटिव। ये कैसा हुआ, पॉजिटिव नेचर में हुआ। सो आपकी जो एपी होगी, आपकी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी वो इंक्रीजिंग एपी बोली जाती है। कैसी एपी हो जाती है, इंक्रीजिंग एपी होती है सीरीज आपकी, या प्रोग्रेशन आपका इंक्रीजिंग होता है। वैसे पता है प्रोग्रेशन बहुत टाइप के होते हैं, मोस्टली 3 टाइप्स के तो हमें पता ही होने चाहिए, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, बट अपने सिलेबस में तो यार अभी क्या है, अर्थमेटिक है। क्लास 11 में मिलिएगा, वहां पर आपको थोड़ा सा पढ़ने को और मिल जाता है इसके बारे में, ये टॉपिक आगे भी काम देगा। इसलिए जिनको भी मैथ लेनी है आगे 11th में, है ना, मैथ लेनी है 10th के बाद, तो तैयार रहिएगा, ये चैप्टर आपको फिर से मिलने वाला है, स्वागत करेगा अच्छे से, और भी सारी चीजें आ जाने वाली हैं इसके अंदर, तो हेल्प लगेगी आपको, तो अच्छे से पढ़िएगा इसको। ये हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, है ना, ये सारे चैप्टर ना 11th में फिर से आ जाते हैं, ठीक। अगर आपका सेकंड केस क्या है, डी भाई क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव हो जाए, राइट। डी कैसा है आपका, नेगेटिव है। इस केस में जो एपी आपकी होगी वो क्या बोली जाती है, दैट इज कॉल्ड एज डिक्रीजिंग एपी। कैसी एपी है, डिक्रीजिंग एपी हो जाती है। तो ये 2 छोटी छोटी बातें याद रखिएगा आप सभी, ठीक है ना, याद भी रहेगी, बड़े आसानी से याद रहने वाली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक आपको समझ में आया कि हम लास्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं, जनरल टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो इन सब चीजों का हमें आइडिया लग गया है। लेकिन बच्चों अगर हमसे कुछ और बातें पूछ ली जाए, जैसे यहां पर सम भी पूछा जाता है, जैसे यहां पर आपसे सम पूछ लिया जाता है ना कि आपको पूरी सीरीज को जोड़ दीजिए, चलिए बताइए कितना नंबर आएगा, उसका भी फॉर्मूला है, राइट। और उससे पहले हम बात करने वाले हैं अपने कुछ टर्म्स की, और वो कौन से टर्म्स हैं आपको आइडिया लग रहा होगा, कॉन्जिगेटिव टर्म्स की बात करने वाले हैं, किसकी, कॉन्जिगेटिव टर्म्स की। तो इसके बाद हम बात करेंगे कुछ कॉन्जिगेटिव टर्म्स की, इनसे हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं वो बड़े आराम से सॉल्व हो जाती हैं। कॉन्जिगेटिव टर्म्स क्या क्या हैं आइए देखिएगा। वैसे तो आपके सिलेबस में आप 3 कॉन्जिगेटिव टर्म भी अगर जानते होंगे ना, जो एपी में होते हैं, सवाल आराम से लग जाता है। हम थोड़ा सा और आपको बता देंगे यहाँ पर। तो देखिए अगर आपको 3 कॉन्जिगेटिव टर्म बताने हो बच्चों, 3 कॉन्जिगेटिव टर्म बताने हो, तो वो आपका होता है a माइनस डी, फिर आपका आता है मेरे बच्चों a, एंड देन दैट इज a प्लस डी। अगर आपसे कोई बोले कि भाई यार अपने को 3 कॉन्जिगेटिव टर्म दे रखे हैं, अच्छा पहले तो ये बताओ कॉन्जिगेटिव का मतलब पता है क्या होता है, कॉन्जिगेटिव का मतलब नहीं पता, तो ऐसे जैसे एक नंबर के बाद दूसरे नंबर कौन सा आने वाला है, तो जैसे आप बोलते हैं ना, अगर मैं 2 के बाद बोलूं कॉन्जिगेटिव नंबर कौन सा आएगा, तो दैट इज 3, 2 3 4 5, ये क्या है, एक टर्म में है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि इवन कॉन्जिगेटिव नंबर्स, तो अगर एक 2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, ऐसे करके लाइन बाय लाइन। अगर मैं ऑड बोलूं तो अगर 1 है तो उसके बाद कौन सा आएगा प्यारे बच्चों, 3, उसके बाद कौन सा आएगा आपका 5, ऐसे करके आपका कॉन्जिगेटिव टर्म क्या करता है, बनता है, ठीक है ना। इवन ऑड में ऐसे चलेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये कॉन्जिगेटिव टर्म्स की चीजें आपको और भी चैप्टर में हेल्प करती हैं, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम में भी आपको हल्का फुल्का ये मदद कर देता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है ना। आओ देखो बच्चों, अगर आपसे बोल दिया जाए 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स, सो 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स कौन कौन सा होने वाला है, आइडिया लगाओ। तो ये बनता है आपका a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अच्छा आप मुझसे पूछ रहे हो, मन में तो आ ही रहा होगा, अरे सर ये क्यों करा रहे हैं आप,
आपको तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के लिए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी भी ले सकते थे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम वो उठा लेंगे तो वहां पर ए और डी दोनों आ जाएंगे, अगर कुछ ना कुछ चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी होंगी। इसके यूज से क्या होता है कि क्वेश्चन में अगर हमें नंबर्स का सम दे दिया जाए, जो कि अक्सर दिया रहता है सवाल के अंदर, तो आपका जोड़ने पर डी से डी क्या हो जाता है, डायरेक्ट कैंसिल आउट, और आपको तुरंत ए की वैल्यू मिल जाती है। तो आपके भले अननोन दो हों, लेकिन एक ही इक्वेशन से तुरंत वैल्यू आपको क्या मिल जाती है, फाइंड हो जाती है। तो इसलिए इससे क्या हो जाता है, जो आपकी कैलकुलेशन है बच्चा, बहुत ईजी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं टर्म्स की बात की जाए, 3 टर्म्स की, तो हमेशा कॉन्जुगेटिव लीजिएगा, इससे आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे, बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन से अपन क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। और अगर 4 टर्म्स की बात की जाए मुन्ना, तो अपने को ये उठा लेना है। अच्छा, मेरे पास 5 टर्म्स भी हैं, नीड खैर उसकी नहीं है, लेकिन सीख के जाओ, पढ़ करके जाओ। अगर आपसे 5 टर्म्स बोल दिए जाए तो ये होता है a माइनस 2d, a माइनस d, then a plus d, and then a plus 2d. So basically that they are 5 consecutive terms in AP. They are 4 consecutive terms in AP and they are 3 consecutive terms in AP. AP समझ में है ना, एक ऐसी सीरीज जिसके पास एक टर्म हो और बाकी के टर्म्स में एक सेम डिफरेंस चल रहा हो, दैट इज कॉल्ड एज AP। डिफरेंस बदलना नहीं चाहिए थ्रू आउट द फुल सीरीज, पूरी सीरीज के अंदर वो डिफरेंस सेम होना चाहिए हर दूसरे टर्म्स के बीच में। हाँ कि ना, याद रहेगा ना। तो बच्चा ये तो हुई इसके टर्म्स को लेकर के जो बातें हैं वो सारी मैंने आपको बताई, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं इसके मिडिल टर्म की, वो भी टर्म को लेकर के बात है, तो हम पहले मिडिल टर्म समझेंगे, फिर हम सम के तक जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, मिडिल टर्म आप समझ जाएंगे, बड़ा ही आसान है मिडिल टर्म बताना। आइए देखिएगा, आपको टर्म्स के बारे में नॉलेज है तो मिडिल टर्म आप आराम से कर ले जाएंगे। सो ये आपका 5th पार्ट आने वाला है इसमें कॉन्सेप्ट का। 5th पार्ट क्या कहता है बच्चों, मिडिल टर्म क्या कहता है, बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़े आराम से आप समझ जाएंगे। अच्छा, मिडिल टर्म का मतलब तो आप समझ गए, जो बीच वाला टर्म आ रहा होगा सीरीज के अंदर, जो बीच में आ रहा होगा। अब वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो बेटा ये मैटर करता है कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो ये उस पर मैटर करता है। कैसे सर, तो मैंने बच्चों आपसे पूछा कि आपके पास 3 टर्म्स हैं, जैसे आपके पास क्या है, 3 टर्म्स। अगर बाबू मैं इन्हीं सब की बात कर लूं आपसे, इन्हीं सब की बात कर लेता हूं, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 3 नंबर ऑफ टर्म्स है, 3 अकाउंटिंग में, तो ये ऑड हुआ ना एंड यहाँ पर हमारा। अगर मैं इसमें मिडिल टर्म पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, अरे मैंने भाई आपसे पूछा कि बीच में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो आप तो उधर से बोल रहे हो कि सर यहाँ से तो ए लिखा हुआ है बीच में, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इसके लिए पूछूं, यहाँ पर तो 4 टर्म्स हैं, इसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो आप कंफ्यूज हो, अरे सर वो 2.5 वाला टर्म तो नहीं होगा, 2.5 टर्म तो है ही नहीं, 2.5 टर्म तो होगा कौन सा। तो आप कुछ लोग कहेंगे सर a माइनस डी ले लो, कुछ लोग कहेंगे a प्लस डी ले लो, पर ऐसा नहीं है। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, मिडिल टर्म में काउंट हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों काउंट हो जाएंगे। अगर ऑड है तो बीच में मिल जाता है आपको, ऑड है तो देखिए 1 2 3 4 5 टर्म है, बीच वाला आप में आ रहा है, इधर इधर भी 2 टर्म रह गए, इधर भी 2 टर्म रह गए, बचा बीच वाला टर्म। याद रखिएगा, अगर ऑड आपके पास n है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, ऑड हैं, तो आपको एक मिडिल टर्म मिलता है बच्चा, और अगर इवन टर्म्स है तो आपको 2 मिडिल टर्म मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, आइए बताता हूं वो कौन से होने वाले हैं। तो मैं तो आपको जनरलाइज फॉर्म में बताता हूं, समझिएगा ध्यान से। जैसे आपको मुन्ना सीरीज दे रखी हो, एपी आपको दे रखी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये जनरल सीरीज है तो हम इसी को लिखेंगे, है ना। ऐसे करके आपको एन टर्म्स तक दे रखा है, अप टू एन टर्म्स तक, ठीक है बच्चा, अप टू एन टर्म्स तक। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन टर्म्स। चलो देखो मुन्ना, अब अपन क्या निकालेंगे इसके अंदर, मिडिल टर्म। तो पहला केस आता है कि अगर आपका जो एन है बच्चा, एन वो कैसा हो, ऑड हो, एन की वैल्यू कैसी है मेरे लाल, ऑड दे रखी हो। इसको कैसे करेंगे, तो देखो अगर एन की वैल्यू ऑड है ना यार, तो आपका जो मिडिल टर्म होने वाला है, मिडिल टर्म मैं इसको एम्प्टी बोल दूं क्या, अगर आप दिक्कत ना हो रही हो आपको, मिडिल टर्म को मैंने एम्प्टी नाम दे दिया, तो जो आपका मिडिल टर्म होने वाला है बच्चा एम्प्टी, वो आपका किसके बराबर होगा, सो दैट इज इक्वल्स टू एन, दैट इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 बाय 2th टर्म के बराबर होगा, एन प्लस 1 बाय 2th टर्म के। अरे सर ये कैसी चीज है, इतना इतना कॉम्प्लेक्स हो रहा है, अरे रुको जरा, अभी बिल्कुल आसान हो जाएगा, ऐसे चूरन कर देने वाला हूँ, बस देखते रहना अच्छे से, है ना, परेशान नहीं होना बिल्कुल, दोनों के लिए बताता हूं मैं। अच्छा, यहाँ पर देखो भाई, अगर तुम्हारा एन क्या हो जाए मुन्ना, इवन हो जाए, क्या है अपन का एन, इवन है, तो अब बताओ यार कि क्या होगा मिडिल टर्म। तो मैंने तुमसे कह रखा है कि 2 मिडिल टर्म आने वाले हैं, 2 एम्प्टी आएंगे, तो कौन कौन से होने वाले हैं, तो पहला तो तुम्हारा भाई बन जाएगा यहाँ पर एन बाय 2th टर्म, राइट, एंड
n बाय 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है ना। ये दो टर्म आपके क्या हो जाएंगे, मिडिल टर्म हो जाने वाले हैं। अब इनको फाइंड कैसे करेंगे, बेसिकली इनको फाइंड करने के लिए आपको जनरल टर्म पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d, वो लगेगा यहाँ पर। अब ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर ये जो आप निकालेंगे वैल्यू, जैसे मैंने कहा कि मेरी सीरीज के अंदर कितने टर्म है, मैंने कहा आपकी ऑड लेना है। आपकी जो सीरीज है उसके अंदर 5 टर्म्स हैं, कितने हैं, 5। तो अगर n की वैल्यू क्या होगी, एक एग्जांपल छोटा सा यहाँ चिपका लेते हैं ना, ताकि हमें याद रहे। तो इफ n इक्वल टू 5, राइट, देन मिडिल टर्म जो आपका होने वाला है वो कौन सा टर्म मिडिल टर्म होने वाला है बच्चा, पोजीशन का। सो आपका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 5 प्लस 1 बाय 2th टर्म होगा जो इस पोजीशन पे आएगा। तो दैट मीन्स 6 बाय 2, ये आपका कौन सा टर्म आ रहा है, थर्ड टर्म। जो आपकी थर्ड पोजीशन पे वैल्यू लिखी है वही क्या बन जाएगी, आपकी मिडिल टर्म। फील कराएं आप, देखिएगा। तो आइए चलते हैं, ये भी तो एपी है, आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कितने टर्म्स है मुन्ना, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। अब मिडिल टर्म कौन सा आ रहा है, तो हमने क्या किया, जब हमने 5 यहां पर बच्चा पुट किया और 5 प्लस 1 बाय 2 किया, तो अपने को मिला क्या, अपने को मिलता है थर्ड टर्म, हाँ कि ना। थर्ड टर्म हमारा क्या है, मिडिल टर्म। आइए गिनते हैं, 1 2 3, और हमें डायरेक्टली भी दिख रहा था क्योंकि हमने इसलिए n की वैल्यू छोटी लेकर रखी था कि आपको डायरेक्टली क्या आवे, फील आए इस चीज का। तो कितना आ रहा है आपका मिडिल टर्म, देखिए a आ रहा है, और ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है आपका। समझ आया। अब इसी तरीके से अगर मैं इवन ले लूं बेटा जी, इवन मतलब जैसे मैंने n की वैल्यू 4 ले ली, एक एग्जांपल यहां पर भी मैं आपको देता हूं। इफ वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 4, देन mt क्या होगा, देन मिडिल टर्म्स क्या होने वाले हैं आपके। सो बेसिकली इस केस में जो आपका mt होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, n बाय 2, दैट मीन 4 बाय 2 विथ टर्म एंड 4 बाय 2 प्लस 1 टर्म के बराबर होगा। मुन्ना कट करिए इसको, कट करिए इसको, क्या आ रहा है मेरे लाल, सेकंड टर्म आ रहा है आपका, एंड यहां से 2 प्लस 1 थर्ड टर्म आ रहा है। तो इस बार ये दोनों क्या होने वाले हैं, मिडिल टर्म का काम करेंगे। जैसे जैसे अगर आप यहीं पर देख पाए इसके अंदर, तो 4 टर्म्स बच्चों, 4 टर्म्स के लिए आपका मिडिल टर्म आ रहा है 2 और थर्ड टर्म, देखिए सेकंड और थर्ड टर्म, यही तो देखिए मिडिल मोस्ट टर्म है आपके, यहाँ पर ये वाला मिडिल टर्म है। बस इसी तरीके से आपको निकाल लेना है, तो कुछ करना नहीं है बच्चों। करना क्या है आपको, अगर सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है कि यार इस सीरीज के अंदर 99 टर्म्स हैं, तो इसका मिडिल टर्म आप कैसे निकालोगे मुन्ना। सो 99 प्लस 1 बाय 2th टर्म, ऑड है एंड 99 ऑड है आपका। सो 99 प्लस 1 बाय 2th टर्म, 99 प्लस 1 50, 99 प्लस 1 100, 100 बाय 2 50, 50वां टर्म निकाल दीजिए। अब टर्म कैसे निकालोगे तो अभी मैं सिखाऊंगा एग्जांपल में भी, और कुछ नहीं करना है, अपने को a दे रखा होगा, d दे रखा होगा, n 50 है, रख दीजिए यार जनरल फॉर्मूले में, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस 50 माइनस 1d, खत्म, आपका मिडिल टर्म आ गया। अगर n 100 होता तो दो आते आपके, कौन कौन से, 100 बाय 2 50th टर्म और 100 बाय 2 प्लस 1 मतलब 51th टर्म, 50वां और 91वां। जो लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे तो 50th और 51th टर्म, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे बच्चा, मिडिल टर्म बन जाने वाले हैं। समझ आया, फील आया, आप देख पा रहे हैं, मैंने इसलिए एग्जांपल लेकर के आपको बता दिया है। तो ये बातें हुई बच्चों टर्म्स की, जहां पर टर्म्स की इंफॉर्मेशन का नीड लगता है। अब हम बात करेंगे सम का, है ना, बस यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है, तो आइए देख लेते हैं फटाफट। अब आपको क्या निकालना हो, सम फाइंड करना हो, ओके, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एपी अप टू एन टर्म्स। अगर आपको क्या करना हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का मुन्ना क्या करना हो, सम करना हो, कैसे निकालोगे सम। तो देखो सम की प्रूविंग तो नहीं है भाई अपने सिलेबस में, है ना, पर अपन के पास दो फॉर्मूले हैं बढ़िया बढ़िया से, और दोनों फॉर्मूलों को आपको उसकी नीड के हिसाब से यूज करना है, बड़े आराम से निकल आएगा, है ना। आओ समझाते हैं। जैसे आपको क्या फाइंड करना हो, मैंने कहा भाई एन टर्म का सम, तो ये ध्यान रखिएगा इसका सिंबल क्या है, एस एन, एब्रीविएट करते हैं। अगर यहां पर 10 लिख दोगे आप, S10, तो इसका मतलब सैमसंग की वो सीरीज वाला फोन नहीं है, ये S10 का मतलब हो जाता है आपका कि आपको फर्स्ट टर्म से लेकर के और 10 टर्म तक के सारे टर्म्स को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर यहां पर S30 लिख जाएगा तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर के, शुरुआत के फर्स्ट टर्म से लेकर के 30 टर्म्स को क्या कर देना, अपने को ऐड कर देना है, उनकी वैल्यूज को ऐड कर देना है। समझ आया। तो एन का क्या मतलब है मुन्ना, पहले टर्म से लेकर के एन टर्म तक के सारे नंबर्स को, सारे के सारे एपी के नंबर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसके अंदर। समझ आया। सो देखो क्या होगा फॉर्मूला, अगर मैं सारी टर्म्स को मेरे लाल ऐड कर देता हूं, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, है ना, ऐसे करके बन रहा है पूरा।
ये आपका बनता चला जा रहा है एंड ए प्लस 3d, और ऐसे ही करके आपका एक लास्ट वाला जो पार्ट आ रहा है ए प्लस एन माइनस 1d, राइट, हमने डिस्कस कर रखा है। तो इसका आपको फॉर्मूला क्या मिल जाता है यहाँ पर, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ से दो टाइप के फॉर्मूले मिलते हैं। कौन कौन से देखिएगा। तो पहला फॉर्मूला जो आता है आपका वो आता है एस एन बराबर एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d, राइट। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज एस एन बराबर, ये आपको दे रखा है एस एन बराबर एन बाय टू प्लस एन माइनस 1d। इसको मैं कहता हूं एंड फॉर्मूला। क्या नाम है इसका? एंड फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला क्यों मैंने इसको नाम दे रखा है बच्चा? क्योंकि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर ना अपन किस वैल्यू का यूज करते हैं सीरीज में? ए, एन और डी के यूज से हम निकाल लेते हैं। जो दूसरा फॉर्मूला आता है बेटा जी, जो दूसरा फॉर्मूला आपका आता है वो है एस एन बराबर एन बाय टू। ये तो रहने वाला है आगे। आगे क्या लग जाता है? ए प्लस एल आपका लास्ट टर्म, ठीक। तो यहां पर आप क्या देखते हैं, यहां पर आपका कॉमन डिफरेंस का कोई यूज नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करते हैं, लास्ट टर्म की वैल्यू से निकाल ले सकते हैं। और ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला जो है ना, इसी से बना हुआ है। एल की वैल्यू क्या होती है? चलो बताओ। एल की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1d रख दीजिए जरा। तो ए और ए 2a प्लस एन माइनस 1d तैयार आपका, ठीक है ना। तो थोड़ा सा चेंजिंग में है, बाकी कुछ नहीं। ये नीड के हिसाब से है कि आपको सवाल के अंदर क्या दे रखा है। इसको हम नल फॉर्मूला बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि इसके अंदर नीड किसकी लगती है बच्चा? इसके अंदर नीड लगती है अपन को एन, ए और एल की। तो ऐसे आप याद रखेंगे ना तो माइंड में सेफ रहेगा। सो सम के आपके पास दो फॉर्मूले हैं और अपने को नीड के हिसाब से यूज करते रहना है। अभी एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा तो देखना और समझ आएगा और मजा आएगा, ठीक है। ये तो बात हुई बेसिक पार्ट की इसके, जहां पर आपको सम दे रखा होगा। अब कुछ चीजें और हैं, आइए जरा उनको समझाता हूं, फिर सवाल और आसान हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए क्या क्या चीजें थोड़ी सी और हैं। कभी कभी ना अपने को सवाल दिख जाता है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सैंपल एम्पल में क्वेश्चन नजर आ जाएंगे चलते फिरते, ऐसे टहलते घूमते, कैसे चमकाओगे उसको। तो देखो थोड़ा सा नोट पॉइंट में मैं दो तीन चीजें आपको और बताता हूं एपी के बारे में। जैसे अपने को ना दो तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या क्या है, वन बाय वन देखना। पहले तो अगर आपको सम दे रखा हो, आपको क्या दे रखा हो? सम, और आपसे बोले कि यार अपने को सम दे रखा है एन टर्म्स का, जरा nth टर्म बताओ, इसका जनरल टर्म बताओ, या फिर आपसे बोले सीरीज बताओ क्या होगी, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला आपका छोटा सा होता है, याद रखिएगा। टर्म बराबर होता है टीएन या एएन ना, वो एब्रीविएशन है यार, वो तुम समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक वाइज बुक मैटर करता है, टीएन या एएन लिखा होगा, है ना। ये बराबर होता है बच्चा एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है ना। जो आपका टर्म होता है एन टर्म, वो बराबर किसके होता है? एस एन माइनस एस एन माइनस 1। इसका मतलब क्या है? एन टर्म्स तक का सम, और ये क्या है? उससे एक कम टर्म तक का सम। मतलब एस एन का मतलब क्या है आपका? एन टर्म तक का जो सम आ रहा होगा उसमें से क्या करिए, एन माइनस 1th पोजिशन तक का जो सम आ रहा होगा उसको घटा दीजिए। तो जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ द पर्टिकुलर सीरीज। ओके, इसको इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड अपने पास। एक तो नॉर्मल मेथड है, दूसरा ये वाला है। इससे जल्दी हो जाता है थोड़ा सा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, सम दे रखा है, तो पता है दो तीन चीजें और समझिएगा, है ना। कभी भी आप, इसी में आगे बताता चलता हूं, इसी में अगर आप S1 निकालते हैं या T1 निकालते हैं, ये आपका किसके बराबर होता है मुन्ना? ए के बराबर होता है। याद रखना, फर्स्ट टर्म की ही वैल्यू देता है, फर्स्ट टर्म की ही वैल्यू ये दे रहा होता है। मतलब आप अगर S1 रख देते हैं, सम में अगर आपने n की वैल्यू क्या रख दी? 1 रख दी, तो जो आएगा ना वो a की ही वैल्यू होगी। अगर आपने टर्म में भी क्या रख दिया? n की वैल्यू 1 रख दिया, जो आएगा ना वो a की ही वैल्यू होगी। और a क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है ना। तो उससे आपको a मिल जाता है। तो ये याद रखिएगा, जब आप S2 रखते हैं तो S2 का मतलब a और a प्लस डी होता है। अगर यहीं पर मैं आपसे बोलूं S2 का मतलब क्या है, तो ये बराबर होता है आपका a प्लस डी। तो ये होता है S2 का मतलब। अगर आपको सवाल में S3 बोल दिया जाए तो S3 का मीनिंग क्या है बच्चों? शुरुआत से 3 टर्म का सम। मैं इसलिए बता दे रहा हूं, कभी कभी इनका भी अपने को यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं आपसे, ये रटने का काम नहीं है, फील करने की चीजें हैं। यहाँ पर आपने सम को समझा हुआ है यार, कि शुरुआत से लेकर के जो भी टर्म्स आगे तक बोल रहे हैं हमसे, वहां तक का सम है ये। तो ये नहीं कि आप फॉर्मूला ही रट के सवाल कर रहे हो, अपने पास इक्वेशन बना के भी चीजें हो जाती हैं। तो कुछ कुछ सवालों में ऐसा करेंगे भी हम लोग, ठीक। इतना बैठा तुम्हारे दिमाग में क्या? इतना आपको याद रहेगा, ठीक है भाई। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आइए एक दो नोट पॉइंट आप और समझिए। वो नोट पॉइंट एमसीक्यूज में ज्यादातर काम आ जाते हैं आपके लिए। देखिएगा बच्चों, जरा देखिएगा। अगर आप देख पा रहे हो तो आपने अगर टीएन को ऑब्जर्व किया हो, बहुत जरूरी नोट पॉइंट है ये भी, बहुत अच्छे से देखिएगा, है ना। एमसीक्यूज में काम लग जाता है।
या आप डायरेक्टली आपको अगर nth टर्म दे दिया जाए पहचान सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं क्या है। देखिएगा, अगर आप किसी एपी की बात करते हो मुन्ना, तो आप टीएन या एएन को जब देखते हो बच्चों, तो टीएन या एएन जो भी आपका है वो आपका बराबर होता है बच्चा ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट। इससे आपको क्या आइडिया मिल रहा है, इससे आपको क्या आइडिया मिल रहा है। और अगर मैं दूसरा लिख दूं, अगर इसी में सम लिख दूं बच्चा, तो सम के बारे में आपको क्या आइडिया लगता है, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। बताइए इससे आपको क्या आइडिया लगता है। तो प्यारे बच्चों जरा इधर देखो और ध्यान दो, है ना, इधर ध्यान दो। देखो, अगर आप टीएन एएन को देखेंगे तो भैया यहां पर एन की पावर कितनी आ रही है, एन की क्या पावर आपको नजर आ रही है, तो आप लिखेंगे एन की पावर क्या नजर आ रही है, वन। आपको कितनी नजर आ रही है, वन। और अगर आप सम को ऑब्जर्व करोगे तो सम में एन और बाबू एन दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, एन स्क्वायर बन जाएगा, हाँ कि ना। तो मतलब यहां पर टोटल पावर कितनी आ रही है, हमें स्क्वायर मिल रही है। तो इसका मतलब कि जो आपका टीएन होता है इन एपी, जो एन टर्म होता है वो लीनियर टर्म होता है एन का, क्या होता है, लीनियर पावर टर्म एन का है। ओके, लीनियर पावर टर्म इन एन, एन का क्या होता है, लीनियर पावर टर्म होता है। और ये क्या होता है आपका, दैट इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक टर्म इन एन। ये आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक की तरह होता है। मतलब अगर कभी भी आपको बोला जाए ये एपी का सम है और इसमें जो एन की पावर है वो क्यूब है, मना कर देना, ये एपी नहीं है, एन की पावर 3 है, एन की पावर 5 है, मना, तुरंत मना करिएगा कि सर ये तो एपी नहीं है। हमने तो पढ़ रखा है ना, क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि जो एन की वैल्यू है वो क्या होती है मुन्ना, टू होती है पावर। एन की पावर जो होती है वो कितनी होती है बच्चा, टू होती है, वैल्यू नहीं, जो पावर है वो कितनी होगी, टू होगी। ध्यान रखना ऑलवेज, अगर आप एक एपी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट सम में जो आपका सम का जो भी जनरल टर्म लिखा रहता है, जनरल फॉर्मूला लिखा रहता है कि एस एन बराबर यार 5n स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, ये एक एपी है एक्चुअली में। बिना को सॉल्व किए, बिना 1 रखे, बिना 2 रखे, डायरेक्टली आंसर मार्क करिए। एग्जाम्पल के फॉर्म पर अगर आपको पहचानना हो, ये एक एसएन दे रखा है मुन्ना और ये आपका 5n स्क्वायर प्लस 2 है, तो क्या ये एपी का है, यस। तुरंत आप चीक करके बोलेंगे हाँ सर ये एपी का है, सूरज सर ने पढ़ा रखा है ये एपी का है, हाँ कि ना। लेकिन अगर इसी जगह आपका एसएन बच्चा डिफाइन हो जाए, सेकंड वाला क्या बताता हूं मैं, अगर आपका एसएन मेरे लाल ऐसे डिफाइन हो जाए कि अब इस बार 6n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, तुरंत दहाड़ करके आवाज आनी चाहिए, सर ये सम एपी को नहीं डिनोट कर रहा है, ये कुछ तो होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये एपी नहीं होगा ये मुझे पता है, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है कि यहां पर जो भी आपका सम आता है वो क्वाड्रेटिक पावर क्या होता है, एन का होता है, क्वाड्रेटिक टर्म इन एन होता है। तो ये हमारा एपी को शो बच्चा नहीं कर रहा है, बट ये हमारे किसको शो कर रहा है, एपी को शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप टर्म की बात करते हो मुन्ना, आप टर्म देख करके पहचानना चाहते हो, तो एग्जाम्पल देखिएगा, अगर आपका टीएन बराबर दे रखा हो बच्चों 5n माइनस 6, तो ये क्या एपी है, हाँ आप तुरंत बोलेंगे हाँ सर ये एपी है। क्यों, क्योंकि यहां पर एन की पावर कितनी है, 1 है, मैक्सिमम पावर एन की कितनी है, 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है एन के अंदर, हाँ कि ना, लीनियर टर्म की तरह है। लेकिन अगर यहीं पर मैं बोल दूं आपसे एक दूसरा एग्जांपल लेकर के कि बच्चा यहां पर आपका टीएन दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है, क्या ये एपी है, तो आपकी आवाज उधर से आनी चाहिए, नहीं सर ये एपी नहीं है। समझ आया क्या, फील आया क्या, ये हमारी एपी नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, और जब पढ़ा करिए तो ऐसा नहीं कि हमें फॉर्मूले रट लेने हैं, अपने को डीप में जाना पड़ता है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लाओ भाई, देखना शुरू करो, एनालिसिस करना शुरू करो, है ना। 10th के बाद चीजें थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं, तो यहीं तक सीमित तो रहना नहीं है, अपने को आगे भी बढ़ना है, कुछ ड्रीम्स भी होंगे फुलफिल करना है, तो पढ़ने की थोड़ी सी अच्छी आदत डालिए, है ना। और अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा हो कि सर कैसे पढ़ाई करें, बड़ा रूटीन आपका बहुत दिक्कत में चल रहा हो, तो यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू स्कोर 95 प्लस वाला, बड़ी प्यारी वीडियो है, मेरे कहने पर एक बार जरूर आप देखिएगा, आपको फायदा ना मिले तो कमेंट करके बताइएगा। आप जब देखेंगे उसमें तो आपकी जितनी दिक्कतें हैं ना वो सारी उसके अंदर मेंशन है, सारी की सारी मेंशन है, और क्या उसके हल हो सकते हैं वो भी मैंने उसके अंदर बता रखे हैं, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता रखा है, हर एक चीज। और अगर आपको फिर भी दिक्कत लगे तो मैं आपको कॉल नंबर देता ही हूँ, आप कॉल कर सकते हैं मुझे, है ना। आप जब देखेंगे इसमें टेलीग्राम पे भी जाकर के आप देखेंगे या उस पर्टिकुलर वीडियो में भी देखेंगे तो मैंने उसमें फोन नंबर दे रखा है अपना, आप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, आपकी मेरे से बात हो जाएगी तो मैं आपको और गाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म इन एन है, ये अब ध्यान रहेगा क्या, क्या अब ये ध्यान रहेगा, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई,
क्या आप ध्यान रहेगा? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आप कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, दैट्स इट। ओके, अब एक दो चीज और है, आइए वो भी जान लेते हैं, फिर हम सवालों को बनाते हैं बच्चों। क्या है वो छोटी छोटी चीजें, जरा देखिएगा, एक और नोट पॉइंट लीजिए। चलिए, तो बच्चों अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि चलो जोड़ो बैठ करके, किसको जोड़ना है? आपको इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है और एन टर्म्स तक ऐड करना है, तो इसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला ले लीजिए। अभी एक क्वेश्चन भी है, उसमें भी कराएंगे, एनसीईआरटी में है भाई एग्जाम्पल में, तो मैं पहले करा देता हूं। अगर आपको ऐसे कभी जोड़ने को दे दिया जाए कि 1+2+4+5, ऐसा होता है ना कि बगल में कभी कभी अंकल होते हैं और वो अगर कहीं किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमसे कुछ सवाल पूछने लगते हैं। तो बताओ बच्चों, चलो 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 फटाफट आप सभी 1 से लेके 50 तक के सारे नंबर को जोड़ेंगे, कितना आएगा? अब आप जोड़ रहे हैं, अच्छा सर भैया 1, अच्छा भैया 2+3, ऐसा करके 1 बाय 1 जोड़ते हो, समय लग जाता है ना। अब उन भैया को आप डायरेक्टली आंसर कर देना, क्योंकि आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला कि अगर आपको 1 से लेकर के कहीं भी तक के नंबर जोड़ने के लिए बोल दिया जाए, एन तक के नंबर्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ने के लिए बोल दिया जाए, चाहे मैं इसे पॉजिटिव इंटीजर नाम दे दूं बच्चों, चाहे मैं इसे आपको नेचुरल नंबर नाम दे दूं बच्चों, दोनों का मतलब एक ही जाने वाला है, ठीक है ना? नेचुरल नंबर की बात करूं चाहे इंटीजर की बात करूं, इसका जो सम होता है दैट इज प्री डिफाइंड हियर, दैट इज n+1/2। ये फॉर्मूले को याद रखिएगा। और बच्चों ये कोई स्पेशल नहीं है, देखिए मैं बहुत अच्छे से बताता हूं, सारी चीजें आपको बुक्स में मिल जाती हैं, सारी चीजें आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे मिल जाता है, कुछ स्पेशल नहीं, सिंपल सी बात है। आपने एपी का फॉर्मूला पढ़ा ना, अभी सम का, लगाओ आंसर मिलेगा। बट इसको थोड़ा याद रखोगे आप तो ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि यार ये तो अपने को डायरेक्टली कर पा रहे हैं आंसर, है ना? थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कि आप चीजों को देख करके तुरंत आंसर कर पा रहे हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? याद रहेगा, ओके। और दूसरी बात कि आप यहां पर और एंड का मतलब भी समझ लें, ये बीच बीच में लगेगा, और का मतलब क्या होने वाला है और एंड का मतलब क्या होने वाला है, ठीक है ना? और एंड, तो और का मतलब होता है कि कोई एक, दोनों में से कोई एक, है ना? ये सवाल कहां पर दिखेगा आपको? तो बाबू और वाले जो सवाल है ना, आप कैसे बोलता है कि कितने आपके 2 और 3 के डिविजिबल नंबर होने वाले हैं 2 डिजिट में, तो आपको 2 के लिए अलग निकालना पड़ता है और 3 के लिए अलग निकालना पड़ता है, ओके? 2 के लिए अलग और 3 के लिए अलग, और दोनों सीरीज को आपको क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है, और उसमें से एंड वाला आप निकाल देते हैं। जैसे सर जी ऐसे तो नहीं समझने वाला, जरा कुछ फॉर्मूले में या कुछ ऐसा टाइप में बना करके आप दे सकते हो। देखिए कभी भी बच्चों और वाली प्रॉब्लम आ जाए तो आपसे बोला जाए डिविजिबल बाय टर्म्स, डिविजिबल बाय आपको निकालना है, टर्म्स डिविजिबल बाय 2 और 3, ऐसे बोल दिया जाए कि 2 और 3 से डिविजिबल टर्म का सम कैसे निकलेगा या सीरीज कैसे निकलेगी, तो बड़ा ही सिंपल केस है बच्चा इसका। देखिए क्या करना है आपको, तो ये चीज जो आपकी होती है, तो आपको करना क्या होता है कि पहले आपको डिविजिबल बाय 2 वाला कर लेना है। मैं यहां पर डायरेक्टली की पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है? की पॉइंट डिविजिबल बाय 2 कर लेना है, फिर प्लस डिविजिबल बाय आपको 3 वाला कर लेना है। सम अगर बोल दिया जाए तो आप डिविजिबल बाय 3 के सारे सम निकाल लीजिए, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे, आपको माइनस कर देना है डिविजिबल बाय 2 एंड 3 को क्या कर देंगे, माइनस। अब सर जी एंड क्या है, फिर फंसा दिया आपने, और तो समझा दिया लेकिन एंड अब आ रहा है। आपको अगर 2 और 3 बच्चों का भी निकालना हो तो पहले 2 का सेपरेटली निकाल लीजिए, फिर 3 का निकाल लीजिए, और माइनस इन दोनों के सम में से क्या कर दीजिए, 2 एंड 3 का। अब मुन्ना एंड क्या है, चलो आओ इसको भी समझते हैं फटाफट, है ना? फिर क्वेश्चंस को लगाते हैं, बहुत टाइम हो रहा है। सो डिविजिबल बाय, अगर आपसे बोला जाए मुन्ना 2 एंड 3 बोल दिया जाए, तो इसका मतलब पता है क्या है? पहले मल्टीप्लाई करो सर, किसको? 2 एंड 3 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो बाबू मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, आपको मिलेगा 6। तो बेसिकली जब भी हमें अपन को एंड की बात बोल दी जाए कि ऐसे नंबर्स दो 2 एंड 3 दोनों से ही डिविजिबल होने चाहिए, तो इसका मतलब वो किससे होंगे, 6 से डिविजिबल वाले होंगे। ये बच्चा मल्टीपल भी बोल देता है तो मल्टीपल भी सेम जाएगा अपन का, राइट? किससे मल्टीपल होने वाला है, 6 से, तो आपको जस्ट क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो अगर आपसे 2 एंड 3 बोला जाए तो मतलब क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल, या फिर बच्चों यहां मल्टीपल भी आता है, मल्टीपल बाय 6 कर लीजिएगा। और जब आपको यहां निकालना हो तो 2 एंड 3 की जगह क्या करिएगा, डिविजिबल बाय 6 वाले सारे नंबर्स को निकाल लो, जोड़ लो, घटा दो, खत्म। तो अगर और वाली प्रॉब्लम जो है वो अच्छी प्रॉब्लम है, वो टॉप की प्रॉब्लम है, फाउंडेशन तक जाती, मजा आता करके। अगर और आपका डिविजिबल बाय 2 और 3 है तो क्या करना है, डिविजिबल बाय 2 वाली सीरीज का आपको सम फाइंड कर लेना है। सवाल यार सिंपल सा है, 1 से लेके 100 तक के नंबर अपने पास,
उनके बीच में ऐसे नंबर का सम बताइए जो 2 और 3 से डिविजिबल हो। तो मुन्ना कुछ नहीं करना है, पहले 2 वाले जितने नंबर आने वाले हैं 2 4 6 8 लेकर के 100 तक जाता है पूरा, उसका सम निकाल लो आप। फिर जितने 3 वाले नंबर होते हैं डिविजिबल से, मतलब 3 का पहाड़ा पर डालते हैं, चलो 3 का टेबल पढ़ लेते हैं। 3 3 जा 1, 3 2 जा 6, तो 3 6 9 12 ऐसे करके आपको 99 तक जाना है। चमक रहा है इतना, इतना आपको ले जाना है। जोड़ लिया दोनों को, ठीक है। पर इसके अंदर कुछ चीजें ज्यादा आ गई होंगी, जैसे 6 जो नंबर है वो 2 के पास भी आता है और 3 के पास भी आता है, 2 बार काउंट हो गया। फिर आपका 3 2 जा 6, फिर आपका 12 जो है वो 2 के डिविजिबल भी है, 3 का डिविजिबल भी, दोनों में आ गया होगा। 18 भी आ गया होगा, 24 भी आ गया होगा। तो इन शॉर्ट आपको दोनों के मल्टीपल वाले नंबर को ना निकाल फेंकना है, उनके सम को यार निकाल फेंकना है। तो करो क्या कि जो 2 एंड 3 मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 आएगा। तो 6 के डिविजिबल वाले नंबर्स को ना पकड़ो, जोड़ो, पूरे सम में से निकाल फेंको, किसकी वैल्यू आ जाएगी, और की। एंड के लिए तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों नंबर्स को, उससे जो नंबर मिल रहा हो उसका डिविजिबल वाले सीरीज का सम निकाल डालो या मल्टीपल वाले का, आंसर है तुम्हारे पास। अगर आपसे बोल दिया 2 एंड 5 का, 2 और 5 के बारे में मत सोचने बैठिए, सीधे 10 का निकाल दीजिए। एंड पर, किस पर, एंड पर 10 का निकाल दीजिए। तो फटाफट बताइए क्या इतनी चीजें आपको समझ में है? सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, क्या हम सवालों की तरफ मूव कर सकते हैं? बढ़ते हैं सवालों की। यार आइए कुछ सवाल मैं सॉल्व करता हूँ, कुछ मैं आपको करने के लिए दूंगा। आज की क्लास में इसके सवाल तो नहीं है, एक नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे जिसके अंदर आपको थोड़े से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे, राइट। और प्रैक्टिस से याद आया, प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं आप सब? अगर आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी और अच्छी करनी है कि ये सर एनसीईआरटी है, ये आपको थोड़ा सा भारी लग रहा हो, राइट, और जल्दी से करनी हो, तो आप टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप है आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाइए, वहां पर आपको बूस्टर शीट्स मिल जाती हैं, राइट। और थोड़ा सा काम चल रहा है अपने ऐप पर भी, मैथड का ऐप है, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको मैथड ऐप मिल जाएगा, राइट। थोड़ा सा मैं लेकर के आऊंगा उसकी लॉन्च वीडियो, थोड़ा सा आपको बताऊंगा उसके बारे में भी, मैथड ऐप के बारे में क्या क्या चीजें उसके अंदर आपको मिल रही हैं, और सब फ्री मिलने वाला है। कुछ पैसा मैं आपसे लेने वाला, सब कुछ फ्री मिलने वाला है भाई। एक एक बढ़िया से सीट, उनके सोल्यूशन, सब कुछ बढ़िया से लेकर के आएंगे। थोड़ा सा वो है, इसीलिए आप देख पा रहे होंगे वीडियो लाने में थोड़ा सा समय लग जाता है, आप सभी के साथ आने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि थोड़ा सा काम पीछे चल रहा है ना, अकेले हैं, थोड़ा सा करने में समय लग रहा है, खुद ही करना पड़ रहा है ना। ऑफलाइन सेंटर भी देखना रहता है, सारी चीजें हैं, तो बताएंगे आपको ला करके उसके बारे में। चिंता मत करिएगा प्रैक्टिस के लिए करके, है ना। 10th बढ़िया से निकल जाएगा आपका, फिर 11th 12th में भी हम आपका साथ देने वाले हैं। ऐसा नहीं करने वाले यार कि तुमको 10th तक ले जाएं और फिर बीच में छोड़ दें। 11th 12th भी पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, आगे चीजें और आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए जरा फटाफट कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मुन्ना अपने से कहता है कि यार ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, पहले बता दूं आपके टेक्स्ट बुक से है ना, कहीं और से नहीं है, एनसीईआरटी से, ठीक है। देखिएगा पहला एग्जाम्पल आपसे कहता है फॉर द एपी, अपने ये एपी है, 3/2 1/2 ऐसे करके चल रही है सीरीज, राइट द फर्स्ट टर्म। आपको फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो मुन्ना अपने को दे रखी है जो सीरीज, ये 3/2 है और ये 1/2 है, पहले से इन्होंने बोल दिया कि एपी है, तो मतलब तो ये एपी होगी, अपने को चेक नहीं करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखना, आप चेक करने वाला है कि अगर अपने को चेक करना पड़े। चलिए बताइए यहाँ पर ए क्या होने वाला है, क्या ए की वैल्यू 3/2 है? अरे यार जो पहला टर्म होगा वही तो हमारा फर्स्ट टर्म है, वही तो हमारा क्या है, ए होने वाला है, बड़ी आराम से हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, ठीक है ना। आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा आपका, यस और नो। अब बताइए जरा आपका यहाँ पर डी कितना आएगा, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। तो वी नो दैट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, दैट्स ऑन यू गाइस, कि आप इसको घटाना चाह रहे हो, आप इसको घटाना चाह रहे हो, या आप इसको घटाना चाह रहे हो, दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सब केस में आंसर क्या आएगा, सेम। और अगर सब केस में आंसर सेम ना आए तो एग्जामिनर से बोल दीजिएगा, अरे सर आपने जो दी है ना सीरीज, ये एपी नहीं है, ये कुछ और है फिर, क्योंकि एपी के अंदर तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बच्चा ये क्या बनेगा आपका, 1/2 माइनस 3/2। चलो भाई बेस सेम, ऊपर के नंबर घट जाएंगे मुन्ना, -2 से 2 गया, शहीद हुआ। तो अपन देख सकते हैं डी की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा, -1 आ रही है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, दैट इज -1, और हमारा ए आ गया, कितना आ गया हमारा, ए 3/2। घटाया, हमको क्या मिल गया, -1 घटाओगे आप, नेक्स्ट टाइम मिल रहा है। और आप देखेंगे डी निगेटिव है, मतलब ये एपी, देखिए इस एपी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, सो दैट इज अ डिक्रीजिंग एपी। इसका नाम क्या है, ये आपके डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अरे हाँ की ना। बढ़ते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर। सो इन द नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन सी दैट सम सीरीज हियर, and the question says that which of the following list of numbers form an AP, if they form AP write the next two terms। तो सवाल वाले क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भैया पहले तो पहचानो इसमें से एपी कौन है ना, बिल्कुल मूवी की तरह है ना, पहचानो मुझे पहचानो मैं हूं कौन, है ना। बिल्कुल वैसे ही इसमें से कौन सी चीज सीरीज होने वाली, पहले पहचानो।
और पहचानने के बाद उसके आगे के दो और टर्म्स क्या होने वाले हैं उनको भी लिखेंगे। आइए करके दिखाते हैं। तो चलते हैं बच्चे हम लोग पहली सीरीज के पास। पहली सीरीज के पास पहुंचे तो देखते हैं इसके बीच में डिफरेंस। तो बच्चा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चा? 10 माइनस 4 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 6 सॉरी। 10 माइनस 4 कितना आएगा? 6 आएगा। फिर आपका 16 माइनस 10 कितना आएगा? 6 आएगा। 22 और 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, हाँ कि ना? सो वी कैन सी दैट कि यहां पर जितने टर्म्स आ रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? इस केस में जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका 6 चल रहा है, ठीक है ना? और ये फिक्स है, ये क्या है? फिक्स है। दैट मीन ये क्या है? आपकी एक एपी है, दैट इज एन एपी। मैं थोड़ा रफली कर रहा हूं, आप बकायदा लिख के बताना कि यहां पर सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा रहे हैं तो भी डी आ रहा है आपका 6। थर्ड टर्म से सेकंड टर्म घटाते हैं अपन तो भी अपना क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अगर हम फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म घटाते हैं तो भी अपन का क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो दैट इज एन एपी। ये आपका क्या है? एपी है। अच्छा, अगला टर्म क्या होने वाला है? तो कुछ नहीं मुन्ना, 22 में जरा 6 ऐड कर दो, कुछ नहीं करना। 22 में 6 ऐड करो, 28 कह रहे हो, हाँ यही है। फिर 28 में 6 ऐड कर दो तो आप क्या करो? 34। हाँ तो बस यही आगे क्या क्या है? नेक्स्ट टू टर्म्स क्या है इसके? 28 एंड 34 करा जाए। तो इसकी बात करते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई? अब कुछ लोग कहेंगे जीरो है। नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं है, गलत मत घटाना। इसमें से इसको घटाना होता है जिधर एरो जा रहा है। -1 -1 तो बेटा -2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाओगे -3 और माइनस माइनस +1 तो ये आपको क्या देगा? ये भी आपको -2 देगा। इसमें से इसको घटाओगे तो मुन्ना क्या आएगा? ये भी आपका आने वाला है -2। अरे हाँ कि ना? -5 माइनस माइनस ऑफ +3 हो जाएगा वो, तो -5 और +3 आपको क्या मिल जाएगा? -2। तो ये आपका बन गया -2 तो ये भी क्या है? एपी है, क्योंकि यहां पर भी डी कितना चल रहा है बच्चिया? -2 चल रहा है। अब आगे वाला टर्म बताओ। तो कुछ नहीं करना है, -5 में से -2 करेंगे तो कितना आ रहा है? -7। -7 में से -2 करेंगे तो -9। ये देखिए नेक्स्ट टू टर्म्स आ गए, हाँ कि ना? अब चलिए इनके बीच में देखते हैं। तो यहां पर कितने का गैप आ रहा है? 2 और -2, तो 2 -2 4 का गैप आ रहा है। यहाँ पर कितने का आ रहा है? तो ये आपका -2 और -2, ये तो आपका -4 का गैप आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप्स बदल रहे हैं आपके। यहाँ पर कितने का डिफरेंस था? 4 का, यहाँ पर -4 का है। फिर यहाँ पर कितने का आ रहा है? इनके बीच में 4 का और इनके बीच में -4 का। सो दैट इज नॉट एन एपी, क्योंकि डिफरेंस क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। और ये नहीं कि वैल्यू 4 है तो 4 ही फिक्स रह जाए, नहीं नहीं नहीं, पूरी वैल्यू सेम होनी चाहिए साइन के साथ में। सो दैट इज नॉट एन एपी। नीचे बच्चा इसके बीच में 0 है, इसके बीच में आप देख सकते हैं 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 0 है, पर यहाँ पर कितना आ रहा है? 1। फिर यहाँ कितना आ रहा है? 0। फिर यहाँ कितना आ रहा है? 0। फिर यहाँ कितना आ रहा है? 1। सो ये भी एपी नहीं है आपकी, क्योंकि डिफरेंस फिक्स ही नहीं है। जबकि अगर आप एपी की बात करोगे थ्रू आउट द सीरीज, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस एंड दैट इज फिक्स, दैट इज सेम। याद रहेगा ना? दैट्स इट। आइए बात करते हैं बच्चों अगले सवाल की। तो मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा था ना कि अगर आपको कभी मिडिल टर्म निकालने को मिले और अगर वो मिडिल टर्म में जो एन सॉल्व करा आपने और वो आपका अगर 10वां टर्म आ जाए तो उसको कैसे निकालोगे एक सीरीज से देख करके, अब बताते हैं। तो कुछ नहीं यार, अपने को सीरीज दे रखी है ना। अगर सीरीज दे रखी है, मुद्दा तो यही है कि आपको सवाल दे रखा है, आंसर सवाल के अंदर ही छुपा है ना? हमें तो बस यही सीखना होता है कैसे उस सवाल को तोड़ें, घुमाएं, मोड़ें और हम उससे क्या निकाल लें? आंसर निकाल लें। तो आओ खेलना शुरू करते हैं सवाल के साथ। सीरीज अपने को दे रखी है, 3 टर्म बहुत होते हैं, 3 टर्म बहुत होते हैं। अपन इससे जान लेंगे यार कि सीरीज का पहला टर्म कितना है? ए क्या है? 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? आप कहोगे सर 7 - 2 मतलब मुन्ना कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। ये आया डी, ये आया ए, तो अपने को दोनों मिल गया। अब देखिए आपसे क्या बोला गया है? 10th टर्म कि यार वो 10वीं पोजीशन पे जो खड़ा है ना उसका बताओ, उसकी वैल्यू बताओ, उसकी हाइट बताओ। तो कुछ नहीं, आपको निकालना क्या है बच्चा? आपको A10 निकालना है। A10 बराबर क्या हो जाएगा? अपने को जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है क्या? हाँ यस बिल्कुल। सो A10 कितना आ जाएगा बच्चों? A प्लस 10 - 1 9D आ जाएगा। सो A10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? A कितना है अपन का? 2, 9 ऐसे ही रखो, D कितना है? 5। यार अब मल्टीप्लाई एडिशन तुम्हें करना पड़ेगा भाई, है ना? ये आपको आना चाहिए। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन दूंगा मैं, है ना? वीडियो देख के काम नहीं चलाना है। 9 × 5 कितना हो जाएगा? तो दैट इज 45। 9 × 5 45। समझ आ रहा है ना पूरी चीजें? सो A10 कितना आ जाएगा? 10वां टर्म क्या आ जाएगा आपका? सो ये आपका आ जाएगा 47। कितना आ जाएगा? 47। 2 7 12 ऐसे करके आपका चल रहा है। 12 के बाद अच्छा कौन सा टर्म आएगा? तो 12 + 5 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 12 + 5 17 ऐसे करके डिफरेंस बढ़ता जाएगा और जो 10वां टर्म आएगा आपका वो 47 आने वाला है। फिर से समझा देता हूं मुन्ना। 10वें टर्म के लिए आप जब जाओगे
तो पहले तो आप देख सकते हो सीरीज 2 से शुरू हो रही है, मतलब अपन का a कितना है, 2 है, कॉमन डिफरेंस। 12 माइनस 7 करोगे तो भी 5 आएगा, 7 माइनस 2 करोगे तो भी 5 आएगा। हमने सीरीज में रख दिया अपने, सॉरी जनरल टर्म के फॉर्मूले में, कि हम जानते हैं an बराबर क्या होता है बच्चों, a प्लस एन माइनस 1d। तो आपने n की वैल्यू 10 रखी, 10 माइनस 1 और ये a है, तो a10 बराबर क्या हो गया आपका, a प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9d हो गया। a10 बराबर a प्लस 9 इंटू 5 हमने कर दिया, d की वैल्यू 9 इंटू 5 45 है ना, और प्लस 2 कर दिया हमने, दैट्स इट, खत्म हमारा सवाल। तो देखिएगा 47 आंसर आ रहा है, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सारे टाइप के हैं लगभग लगभग, है ना, जितने एग्जांपल्स में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। एक एपी जिसका यार तीसरा टर्म क्या है, 5 है, और सातवां टर्म क्या है, 9 है। तो आइए देखते हैं, एक एपी जिसका थर्ड टर्म कितना है आपका, 5 है, ठीक है ना। थर्ड टर्म कितना है आपका बच्चा, 5 है, और जो आपका सेवेंथ टर्म वो आपका कितना है, 9 है। करना क्या है, कुछ नहीं, थर्ड टर्म मतलब क्या हो गया, a प्लस 3 माइनस 1d, और ये कितना है, 5, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1d, ये कितना हो जाएगा, 9। तो आज से याद रखिएगा, मैं बार बार अब इस फॉर्मूले को यूज नहीं करूंगा ना, आपको बोल रहा हूं, है ना। एग्जाम में तो प्रेजेंट करने की बात अलग है, ऐसे अगर आप नॉर्मली सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा। थर्ड टर्म की बात करता है तो a 3 माइनस 1 सेकेंड मतलब 2 ले लीजिएगा, जस्ट एक कम लीजिएगा। सेवेंथ की बात करता है तो आपको 6 ले लेना है मल्टीपल में, सो इट बिकम a प्लस 2d, जो कि वैल्यू दे रहा है 5। ये है हमारी पहली इक्वेशन, और ये क्या है आपका, a प्लस 7 माइनस 1 6d बराबर 9, ये क्या है आपका, ये है आपकी दूसरी इक्वेशन। अब देखिएगा जरा, दोनों को हम साइमल्टेनियसली क्या कर लेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। तो बताइए आपका क्या मन है करने का, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। हाँ, आधी जनता तो कह रही है, आधे से ज्यादा जनता कह रही है भाई कि एलिमिनेशन, वैसे मेरा मन था एलिमिनेशन का। आप क्या कर दीजिए माइनस। एक और बच्चों, ये गलत नहीं है, आप लोग ने शायद अपोजिट साइन करना सीखा होगा। मैं ऑपरेशन को दिखाता हूं, यहाँ पर ये ऑपरेशन दिखा रहा हूं मैं कि मैं कर क्या रहा हूं, सब ट्रैक कर रहा हूं। तो ए टू ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 माइनस 2 4d हो जाएगा। 9 माइनस 5 कितना होता है, 4 बच्चों, कैंसिल हुआ। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। डी की वैल्यू 1 आ गई। अब डी की वैल्यू यार हम किसी भी एक में रख देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा ए। तो डी की वैल्यू रखता हूं। अच्छा, तुम लोगों ने पूछा नहीं, ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं, क्या जरूरत पड़ रही है, सवाल पढ़ लीजिएगा। आपसे एपी बोला है फाइंड करने के लिए, और एपी होती क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहती है। तो मतलब अगर मुझे एपी निकालनी है तो मुझे ए और डी दोनों पता होना चाहिए, अरे हाँ की ना। तो मैं ए और डी इसीलिए निकाल रहा हूँ, और आपको भी इसीलिए करना है सॉल्व, ठीक है। तो अपने को मिल गया यार ए डी, ये 1 रख दो, यहाँ 5 है, ठीक है भाई 5 है, यहाँ क्या 5, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 2, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 3 3, ए 3 आ गया, और डी कितना आ गया, 1। एपी क्या होगी, चलो बताओ बच्चा, एपी क्या होने वाली है, एपी क्या होने वाली है, ये आपका बन जाएगा 3 प्लस डी मतलब आपका हो गया 4, फिर 5, फिर 6 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। अब आप देखें सीरीज अगर सही है तो थर्ड टर्म कितना था, 5 था सर, 1 2 3, हाँ सर थर्ड टर्म तो 5 ही आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। और आप देखेंगे 7 टर्म 9 है, ऐसे ही जब चलते जाएंगे आपको आगे मिल जाएगा आपको। सो थर्ड टर्म देखिए आप क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग कहां से हो रही है आपकी, 3 से हो रही है, डन। चमका इतना, समझ आया क्या, फील करते रहिएगा सवाल को, और अपना एक एम बना लीजिए कि यार अपने को इस बार 95 प्लस तो स्कोर मैथ में करना ही करना है, और बड़े आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। अब तो आपको एनसीईआरटी और थोड़ी सी पतली नजर आ रही होगी, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें रिड्यूस होती हैं, सिलेबस पहले से काफी है, तो आप बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। बस एक पॉजिटिव, एक माइंडसेट होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, मेंटेलिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको चीजें पता होनी चाहिए, ओके। तो ये सारी जरूरी चीजें हैं, राइट। मैं एक सेशन लाऊंगा भी आपको कि कैसे अपने आप को पॉजिटिव बना के रखें, चीजें रखें, है ना। इन सब चीजों पे बहुत काम करना पड़ता है। देखिए सारा खेल यहीं का है, सारा खेल यहीं का है ना। ये मैं नहीं कर सकता या मैं कर सकता हूँ, ऐसे तो होगा ही होगा यार, सब कर पा रहे हैं, मैं क्यों पीछे हट रहा हूँ, मेरे में ऐसा क्या कम है, सब चीज तो बराबर है, एक दिमाग है, सब कुछ है। अपन करेंगे ना, थोड़ा फोड़ेंगे, थोड़ा सा लगेंगे ना, थोड़ा सा इधर उधर समय कम देंगे, लगना पड़ेगा। जब 10th में अच्छा कर ले जाओगे ना, तो
11th 12th और कॉन्फिडेंस से निकलेगा और काफी इज्जत में निकलेगा। जूनियर्स ऐसे रिस्पेक्ट करेंगे, अरे भैया आपके तो 98 थे मैथ्स में, कैसे आपने किया? तो आप ऐसे गाइड करना, अरे यार पढ़ लिया था, हो गया, आसान है, ऐसे करके जैसे सब बोलते हैं करना है ऐसे, है ना, बढ़िया से। अब देखो हमें बताना है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17 एंड 23। आपको बताना है यार कि क्या 301 हमारे सीरीज में आने वाला है? क्या 301 जो नंबर है क्या वो इस सीरीज में कहीं पर तो आएगा क्या? अगर आ रहा होगा तो क्या है, तो यहां से एक इंफॉर्मेशन और मिलेगी आपको जो मैंने ऊपर नहीं बताई है। इसलिए कहता हूं सवालों को फोड़ना चाहिए, केवल केवल और केवल थ्योरी या कॉन्सेप्ट या ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलता है, सवाल सॉल्व करने चाहिए। देखो मुन्ना होता क्या है, जब हम लिखते हैं ऐसे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, तो यहाँ का जो एन होता है ना, ये आपका एन, ये एन आपका एक्चुअली में बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। सो इस बात को आइए मैं ऊपर भी मेंशन कर देता हूं, है ना, जहां पर मैंने आपको एन के बारे में बता रखा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सो मुन्ना ये जो चीज है आपकी, ये आपका एन यहाँ पर जो बिलोंग करता है, ये आपका एन बिलोंग करता है यहाँ पर नेचुरल नंबर से। बिलोंग करने का मतलब यार कि जो एन की वैल्यू है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। गिनतियां हैं लोगों की कि इस कमरे में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, गिनती कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इस कमरे में माइनस के 5 लोग बैठे हुए हैं, इस कमरे में 2.5 लोग बैठे हुए हैं, ऐसा तो बोलेंगे नहीं इस कमरे में 7.5% है, नहीं ना, तो वो आपका नेचुरल होता है, ये ध्यान देना। तो अब करना क्या है, आपको ये चेक करना है कि 301 इसमें आता है कि नहीं आता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बड़े आराम से कर लेंगे। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। सो देखिए ये आपका बन गया है Tn और आपको निकालना है n। हमें क्या फाइंड करना है मुन्ना, यहाँ पर n। और अगर वो n हमारा क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, मतलब ये एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं आया तो मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको an की वैल्यू हम मान लेते हैं 301 दे रखी है बच्चा, a कितना है 5 है, d कितना है बच्चा 11 माइनस 5 कर दीजिए। 11 माइनस 5 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है क्या? अब अपने को सॉल्व कर लेना है, n निकाल लेना है। देखिएगा अभी सम भी कराऊंगा, सम भी देखना। तो यहां से आप जानते हैं ए एन बराबर, बच्चा बच्चा आप तो जान गया है, एन माइनस वन डी होने वाला है। ये कितना है 301, ए कितना है बच्चा 5 है, एन पता नहीं है, और डी कितना है 6। कुछ नहीं, आपको 5 क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट, या फिर आप पहले इधर सॉल्व कर लीजिए तब करिए। सो 301 बराबर 5 प्लस 6n माइनस 6 कर लीजिए। फिर आप क्या देख पाएंगे कि 301 है आपका प्लस बच्चों 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा प्लस 6n हो जाएगा। सो यहां से आपको 6n बराबर जोड़ दीजिए, तो 301 प्लस 1, 6n बराबर कितना आ रहा है आपका 302 आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा 302/6 आ जाएगा। अब आप देखिए ये वैल्यू एक्चुअली में कैसी आ रही है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी लोग वैल्यू को सॉल्व करें। कुछ नहीं करना था बच्चा, अपने को n निकालना है, अपने को ये देखना है कि ये टर्म एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर कर रहा होगा तो वो n की वैल्यू तो नेचुरल नंबर आएगी, मतलब वो किसी पोजीशन ही पर तो होगा, तो अपने को वो जानना है किस पोजीशन पर है। तो हमें n निकाल लेना है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट और नंबर ऑफ नंबर। ठीक है, हमने an निकाला, an हमें पता है, सॉरी दिया रखा है, a अपने को 5 आएगा, d हमारा कितना आएगा 17 माइनस 11 कर लो 6 आने वाला है, 23 माइनस 17 कर लो 6 ही आएगा, तो d हमारा 6 है। हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, ए हमारा 5 है, एन हम पता नहीं है हमें, डी हमारा 6 है। मैंने कहा मल्टीप्लाई करके लेते हैं, तो 5 माइनस 6 एक आ जाएगा आपका माइनस का, उधर जाएगा भेजेंगे तो ये 302 बन जाएगा। अब आइए इसको कट करना शुरू करते हैं। तो पहले हम किससे कट करेंगे, हम इसको 2 से करते हैं, है ना, 2 से हम इसको कर लेते हैं कट, फिर देखते हैं क्या बन रहा है। तो जब बच्चों हम 2 से इसको कट करेंगे तो बन जाएगा आपका 151। कितना बन जाएगा बच्चों 151। नीचे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब जरा आपको मैं बताऊं, अगर आप 151 को किससे डिवाइड करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, तो बच्चों 5 बार में ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 15। सारी चीजें कट गई, आपका कितना आ रहा है 1 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका अब 1 आ रहा है। अब आप देखेंगे कि यार 5 बार में तो आपका ये गया, अब आपको कुछ पॉइंट मिलाना पड़ेगा, तो हम एक जीरो बढ़ाते हैं, यहाँ पर जीरो आता है। अगर आपको पता हो तो ये 1 आ रहा है, वैल्यू कम है, एक जीरो बढ़ाएंगे आप तो 10 आएगा, फिर 3 बार में ऐसे करके जाएगा। तो आप कुछ देख पा रहे हैं कि यार 151 अगर 3 बार में, और ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल ही नहीं है, ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। रीजन क्या आ रहा है, ये आपका 50 पॉइंट समथिंग जा रहा होगा। जैसे अगर मैं एक जीरो बढ़ाऊंगा बच्चों तो यहाँ 10 आएगा, फिर आप पॉइंट भी लगाते हैं, अगर आपको पता हो 50.3 जा रहा होगा आपका डिवाइड में। ये अगर आप 3 से काटेंगे तो 50 पॉइंट समथिंग 33 ऐसे करके मूव करता चला जाएगा। ओके, या फिर ये 50:1/3 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 50:1/3 समथिंग आपका डिवीजन में जाने वाला है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं इस तरीके से आपको ना समझ आ रहा हो तो मिक्स फ्रैक्शन तो आप समझते ही होंगे,
तो ये आपका 50:1/3 है। मतलब इतना समझ लीजिए कि ये बच्चों कैसा है, आपका फ्रैक्शन में आ रहा है ना। ये कैसा आ रहा है, फ्रैक्शन में, मतलब पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है। सो अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन है, मतलब दैट इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मुन्ना हमारा n यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, राइट, ये जो वैल्यू है ये नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, मतलब ये वाला जो टर्म है ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये फ्रैक्शन में आ रहा है, डिवाइड तो हो नहीं रहा है। तो अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा हो और डिवाइड ना हो रहा हो तो आपका ये एक क्या है, ये आपका इस सीरीज के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस बात को क्लियरली याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। छोटी मोटी चीजें ध्यान देना है ना। आपने कट किया, आपका 151/3 आ रहा है। जो आपने इसको डिवाइड किया, सो 53 जा कितना हो जाता है आपका 150, 53 जा 150, तो 50 टाइम्स 150 आएगा, रिमाइंडर आपका 1 बच जा रहा है, तो आपका 1/3 समथिंग है आपका ये। देखिए 53 जा 150 प्लस 1, 151/3। तो ये आपका क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है। that is not natural number or positive integer. That means this term not exist. Okay, so that इसके बाद है so that 301 does not the term of the list, ऐसे लिख देना आपको, list of number 5, 11, 17 एंड सो। खत्म सवाल, समझ आया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कोई डाउट लगे तो पूछते रहिएगा। अब देखिए आगे सवाल आपसे कहता है, वही डिविजिबल वाला सवाल है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर। पहले तो 2 डिजिट का मतलब क्या हो गया यार, कि जिनके अंदर ऐसे दो ही आ रहे होंगे डिजिट, है ना। जैसे आपका 57 एक 2 डिजिट नंबर है, 61 एक 2 डिजिट नंबर है ना। तो वो 2 डिजिट नंबर अपने को देखना है। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अगर बच्चों डिविजिबल ना बोले तो यहीं पर ऐसे चिपका देता है मल्टीपल। बात एक ही है यार, सेम सॉल्व होता है। तो आओ फटाफट देखें इसके अंदर। सो अगर मैं मुन्ना तुमसे पूछूं कि यार एक बताओ पहले तो 3 डिजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा है, जो सॉरी 3 से डिविजिबल होने वाला 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा वाला कौन सा होगा। तो सर जी 1 डिजिट में तो 9 आता है, 3 3 जा। जैसे ही उसके आगे बढ़ते हैं सर 12 आता है आगे ना। यस, तो 12 क्या हो जाएगा आपका 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। फिर अब 3 का टेबल पढ़ डालो आप सभी। 15 हाँ भाई, 18 हाँ भाई, 21 हाँ भाई, बढ़ते रहिए। आपका लास्ट में क्या जाएगा, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 99। बचपन में पढ़ रखा होगा, 99 3 से डिविजिबल है, हाँ 33 इंटू, तो ये आपका आ गया 99। तो इस सीरीज में आप देख सकते हैं हेयर वी हैव, अब ये सीरीज आपको खुद बनानी पड़ेगी। ए कितना है आपका 12 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो बाबू कॉमन डिफरेंस घटा के निकालो, या यहां पर जो भी नंबर दे रखा होगा ना वही आपका कॉमन डिफरेंस होने वाला है। या तो आप घटा के निकालो, या तो यहां पर जो भी आपको नंबर दे रखा होगा दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस कितने का है आपका, तो कॉमन डिफरेंस 3 का है। And what is the value of L? So we can see that here we have the final, we have the last term here. हमारे पास last term है, तो last term 99 है, ये हमने 99 लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है, आपसे बोला हाउ मैनी, हाउ मैनी मतलब कितने, और कितनी चीजें क्या है, काउंटिंग है हमारी, ये हमारी क्या है, एक काउंटिंग है, ठीक है ना, ये हमारी एक काउंटिंग है। अब काउंटिंग कितनी होने वाली है अपने को बताना है, ये अपने को बताना है। तो काउंटिंग का मतलब क्या हो गया, आपको n बताना है कि n कितना होने वाला है, ठीक है ना, n कितना होने वाला है, ठीक है। देखिएगा n की वैल्यू क्या होने वाली है, तो यहां पर जो आपका n होगा वो l के फॉर्मूले से निकलेगा बच्चा जी, a प्लस n माइनस 1d। तो l बराबर, अच्छा देखो l बराबर कितना है 99, a कितना है 12 है, n माइनस 1, यार d कितना है 3 है क्या। अब पूरे को पहले या तो 3 से डिवाइड मार दीजिए या ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेते। 99 इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3। सो 99 बराबर बच्चों 12 माइनस 3 मेरे ख्याल से 9 होता है, प्लस 3n सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 90 बराबर 3n, और जब आप कट करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी कट करने पर 30। सो बेसिकली 30 ऐसे टर्म्स आते हैं 2 डिजिट में, 30 ऐसे टर्म्स आते हैं आपके, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 30 हो जाएगी। सो टोटल टर्म्स कितने हैं आपके, सो टोटल 30 टर्म्स आपके होने वाले हैं ऑफ 2 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 3, विच आर डिविजिबल और मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे करके भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। आइए अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अगले एग्जांपल में आपसे बात की है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। आपको क्या निकालना है, आपको 11th टर्म बताना है, लेकिन पीछे से बताना है, और किसकी ओर बताना है, फर्स्ट टर्म की ओर, मतलब लास्ट से इस बार बताना है, और
कौन सा 11 टर्म। तो इस बार अपने को आगे वाले बच्चे को नहीं देखना है, पीछे वाले को देखना है और वहां से अपने को क्या करना है, 11th वाला टर्म क्या करना है, पिक करके बताना है कि यार वो कितना होगा। शुरू करें, आओ देखो। सो अगर 11 टर्म की बात की है यहाँ पर, तो हम जान रहे हैं यार कि लास्ट टर्म कितना है इस सीरीज में। अगर देखें तो ये ए अपन को दे रखा है 10 है। अब तो अपने को आइडिया हो गया, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा मुन्ना, -3 हो जाएगा, डिक्रीजिंग एपी है। यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो एल कितना है यार अपना, -62 है। दिख रहा है क्या? अपने को लास्ट से बताना है 11वां टर्म। तो मतलब अगर मुझे फ्रॉम एंड अगर मुझे T11 फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या लगेगा, L माइनस 11 माइनस 1 और D कर दीजिए। तो L कितना है अपन का यार, L है -62 माइनस दैट इज 10, आपका 10 हो जाएगा। D कितने का है, तो D चल रहा है -3, -62 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 3 बच्चा 30 हो जाएगा। लो यार आ गया, कितना आ गया आपका, तो माइनस का 32 आ रहा है। ये घट करके कितना मिलेगा, -32। ये आंसर है। मतलब अगर पीछे से आप टर्म्स को देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 32, दैट इज द राइट वन इन दैट। समझ आया क्या, मजा आया? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली जाए, है ना, उसे भी छोड़ना नहीं है। फिर एक सम का क्वेश्चन है, बाकी आपसे करवाऊंगा मैं, है ना। और ये पर्टिकुलर पीपीटी या पर्टिकुलर पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाने वाली है। यही टेलीग्राम चैनल आप जैसे उस पर सर्च करेंगे मैथ्स विद सूरज या @mathit ऑफिशियल डालेंगे, तुरंत आपको मिल जाने वाला है। प्यारा सा चैनल ज्वाइन कर लीजिए स्टडी मटेरियल के लिए। और अभी ऐप भी उस पर, एक्सेस भी उस पर फ्री मिल जाएगा। अगर आप जाएंगे सारी चीजें आपको अच्छे से मिल जाने वाली हैं। आप कॉल करके भी बात कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत है बताइए, दूर होगी यार, हर एक दिक्कत दूर होगी। आओ खैर सवाल की बात करते हैं। So in a flower bed there are 23 rose plants. कितने हैं, 23 रोज प्लांट्स हैं इन फर्स्ट रो। अच्छा पहली रो में है 21 इन सेकंड रो। मतलब फ्लावर बेड का मतलब होता नहीं कि कहते हैं ना फूल वाले गार्डन वार्डन नहीं होते हैं, लाइन से फ्लावर्स लगे होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है ना, रो वाइज लगे होते हैं। हम लोग पार्क वार्क में जाते हैं, देखते हैं बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए भाई, तो इन द फर्स्ट रो कितने हैं, 23 है। 21 क्या है, सेकंड रो में है यार हमारा। 19 किसमें है, थर्ड रो में है, थर्ड रो में 19 है, एंड सो ऑन। और ऐसे ही डिक्रीज करते जा रहे हैं। एपी नजर आने लगी क्या, आओ चले। तो पहले वाले में कितने हैं, 23 हैं। दूसरे वाले में कितने हैं मुन्ना, 21 हैं। इसमें कितने हैं, 19 हैं। देखो तो एपी बनती चली आ रही है, एंड सो ऑन। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन लास्ट रो। और लास्ट का मतलब हो गया यार कि लास्ट हम कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। आगे ना सवाल देखे क्या कहता है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। क्या हमने अभी ऊपर वाला सवाल कर रखा है, बताइए, क्या हमने अभी ऊपर वाला सवाल कर रखा है, कुछ ऐसा ही था क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके ऊपर वाला हमने एन निकाला था, बिल्कुल ऐसे ही है। यहां पर भी अपने को क्या निकालना है, एन निकालना है कि कितने फ्लावर होने वाले हैं, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, कितने होने वाले हैं। सो देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 23 है। डी कितना हो जाएगा, तो 21 माइनस 23, हा -2 आ रहा है। एल कितना है बच्चों, एल की वैल्यू है 5, एल हमारा 5 दे रखा है। सो हम जानते हैं एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। पता है ना, ये जो ऐसे सवाल होते हैं ना आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले, चूरन होते हैं बिल्कुल। आपको बस थोड़ा थोड़ा उसमें देखना होता है कि पहला क्या बात कर रहा है, फर्स्ट की क्या बात कर रहा है। अभी जब आप इसी को बैंक वाले सवाल में करेंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोलता है उसके अंदर, फर्स्ट पेमेंट वो ए होता है आपका, सेकंड पेमेंट वो आपका सेकंड टर्म होता है। अगर आप मंथली से इंक्रीमेंट कर रहे हैं उस पेमेंट में 200 रुपए से, दैट इज योर डी, कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही पिक करना है चीजों को, लास्ट क्वेश्चन इसी पर है। so, एल कितना है 5, ए कितना है 23, राइट, एन कितना है अपने को पता नहीं है, वही निकालना है। डी कितना है, दैट इज माइनस का 2। तो सॉल्व कर लेते हैं, 5 बराबर 23, और ये आप करेंगे यहाँ सॉल्व, देखिएगा एक एक्चुअली में एक डिक्रीजिंग एपी है, इसीलिए ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, सो बेसिकली इट इज -2। ये आपको घट के कितना मिलेगा, -2n, और ये माइनस माइनस +2। So basically we have 23 plus 2, that is 25 minus 2n. So we can see that here after sending it here, so that is 25 minus 5. So 2n is equals to 20, n is equals to कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। कितने फ्लावर बर्ड हैं, सो 10 आपके पास क्या है, सॉरी फ्लावर बर्ड के अंदर 10 रोज हैं, 10 रोज आर देयर इन, ऐसा एग्जाम में जरूर लिखा करिए जो फाइनल आंसर रहा करे। और बताए फाइनल आंसर को ना बढ़िया से सजा वजा करके, मतलब ज्यादा सजाना नहीं है, ऐसे एक बॉक्स में रख दिया करिए, एग्जामिनर को पता चल जाए भाई आंसर क्या है। तो कितने फ्लावर बर्ड है हमारे, 10 फ्लावर बर्ड यहाँ पर होने वाले हैं। समझ आया इतना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसके ऊपर है, सम के ऊपर है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन सम के ऊपर है। बस एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, बाकी तो मैं लगवा के मानूंगा आप सभी से, है ना। बाकी जो 4-5 सवाल हैं, 1 2 3 4 5, एक मैं करूंगा, 2 आपको घर के लिए दूंगा, फिर एक और मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा समय और दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 22, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। आपको क्या करना है, शुरुआत से 22 टर्म्स तक का क्या निकालना है, सम। अगर आपकी एपी क्या हो, 8 3 -2 हो, कोई नहीं, एपी दे रखा है, एपी दे रखा है मतलब सारा दुख दूर हो गया अब हमारा, है ना। कभी सवाल में एपी दे रखी हो मतलब सारा दुख दूर है। कॉमन डिफरेंस कितने का है मुन्ना, 3 -8 -5 का। एन कितना ले लेंगे अपन, 22, क्योंकि आपसे बोला है कि यार 22 तम तक का सम निकालना। तो क्या होगा, S22 कितना हो जाएगा, तो S22 आपका क्या हो जाने वाला है ना। फोन की याद आ जाती है भाई ये सुन करके, देखिएगा। S22 हो जाएगा 22/2 2a, क्योंकि हमारे यहाँ पर ए एन डी फॉर्मूला लगाना है। तो वैसे तो मैं फॉर्मूला बता दूं पहले तुम्हें, क्या होता है n/2। याद करना, याद करने का पता है सबसे अच्छा तरीका है, फॉर्मूला को लिखो, खूब लिखो, लिख लिख के खूब याद हो जाते हैं, अच्छे से लर्न हो जाते हैं, कितनी बार भूलेंगे। तो n/2 2a, 2 इंटू ए प्लस n-1d, तो n कितना है 22, 22 -1, और d कितना है हमारा, तो d हमारा -5 है, ऐसे करके दे रखा है। ये कट करोगे 11 आ जाएगा, तो इट इज 11, डिक्रीजिंग एपी थी, कोई दिक्कत नहीं है। 8 2 16 हो जाएगा, ये आपका बन गया माइनस, और ये बनेगा आपका 21, मैं लिख देता हूँ 21 इंटू 5, ऐसे करके आ रहा है। अब यार कैलकुलेशन है, हर बच्चा कर लेगा, हर बच्चा कर लेगा कैलकुलेशन, कुछ नहीं है। 21 इंटू 5 कितना होता है, 105, है ना, 105 हो जाता है 105, और 16 अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। सो 11 इंटू 105 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 89। ओके, सो यहां से आपको माइनस का क्या मिलने वाला है, 89 मिलने वाला है, क्योंकि सीरीज आपकी नेगेटिव में जा रही थी, किस में जा रही थी, नेगेटिव में, इसलिए सम भी कैसा जा रहा है, टर्म के मामले में सम कैसा जा रहा है आपका, नेगेटिव जा रहा है। ओके, मतलब सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो वैल्यूज को जोड़ने पर भी आपको एक नेगेटिव अमाउंट नजर आ रहा है। ठीक, अगर हम माइनस कॉमन कर दें, 11 गुणे 89 मतलब 89 आपका बनने वाला है। अब इसको आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो मोटा मोटा आइडिया आपको ये लेना है कि यार अपने को वैल्यूज ऐसे करनी है, ऐसे फॉर्मूले यूज करने हैं कि जो वैल्यूज हो हमारे पास। यहाँ ए प्लस एल वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है, ठीक है ना, यहाँ सुई का यूज करना है, तलवार का यूज नहीं करना है। तो ए 8 था, डी -5 था, एपी डिक्रीजिंग थी, आगे के जो टर्म्स होंगे 22 तक के वो तो बिल्कुल नेगेटिव चलने लगे होंगे, है ना, नेगेटिव में। तो हम जब सबको ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी किस में आएगा मुन्ना, नेगेटिव में आ रहा होगा। जोड़ डालिए पकड़ के सबको, है ना। ये 8 2 16, ये आपका n/2 से कटा 11, ये 21 आ जाएगा, गुणे 5 माइनस कर दोगे, आंसर 21, और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये आपको कितना मिलेगा, 89 मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने पर। 99 बनेगा 6 हटाने पर, 10 और हटाएंगे 89, डन। अब देखिए जरा, मैं आपको पहले तो कुछ बढ़िया सवाल लगवाता हूँ, एक ये वाला है, बाकी 2 आप ऊपर करेंगे। फाइंड द सम ऑफ, देखिए ये तो बिल्कुल चूरन हो गया है। सम आपको फाइंड करना है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का, 1000 पॉजिटिव इंटीजर का, और दूसरा फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का। तो शायद अब मुझे लगाने की नीड नहीं, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, n+1/2 है, और ये कैसे निकलता है, एपी के फॉर्मूले से। और जब आपको पता हो तो ऐसे सवाल अगर एमसीक्यू में अपने को नजर आए, अपन तुरंत आंसर कर सकते हैं। आपको 1 +2 +3 एंड सो ऑन कहां तक ले जाना है, 1000 तक। कुछ मत करिए, n कितना हो गया है 1000 मुन्ना, इनकी वैल्यू कितनी है 1000, रख दीजिए 1000 इंटू 1000 + 1 1001/2, कट करिए कितना आ जाएगा 500। सो 500 इंटू 1001 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका क्या बन जाएगा बच्चा, आंसर बन जाने वाला है। बाकी एपी बना के करना है, समझना है क्या, अब बताता हूं। एपी से करना है तो यार इसको क्या कर लो आप, 1 +2 +3 एंड सो ऑन n तक ले जाओ। अब फॉर्मूला क्या कहता है आपका, n/2 2 इंटू ए कितना है प्यारे बच्चों, 1 + n-1, टी कितना है 2 - 1 1। अरे समझ तो आ रहा है ना, बताते रहना यार। देखो भाई 2 + n-1, कहीं डाउट लगे कमेंट करके बताइएगा। n/2, अब देखिए ये आप जब करेंगे तो कितना मिलेगा बाबू, 2 - 1 होता है 1 आपका, तो बचेगा कितना आपके पास n+1। शायद यही मैंने आपको डायरेक्टली बताया है फॉर्मूला। तो ये सब चीजें एमसीक्यू में ना अच्छे से लग जाती हैं। n/2 + 1 है तो समझ जाइएगा, यूज आपको करना है, कैसे आया ये मैंने आपको फील करा दिया। एक लास्ट सवाल और है ना, ऊपर के सवाल 2 हैं भाई, ये 2 सवाल हैं आपके जो नॉर्मल क्वेश्चंस के ऊपर है, टर्म्स और सम के ऊपर है। इनको लगाइएगा, है ना, सेल्फ करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी टेलीग्राम पे सेंड करिएगा, अपन बताएंगे इसको, है ना, सॉल्व करके आपको बताएंगे। ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं बच्चों। आपसे कहता है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूसेस
600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, एक टीवी मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, 600 सेट बनाया है थर्ड ईयर में। इसका मतलब क्या है बच्चों, हमें क्या क्या दिया गया है सवाल में, मैं आपको मेन मेन चीज बताने वाला हूं। आपको थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है जो कि बच्चा किसके बराबर है, 600 के। अच्छा, सेवेंथ ईयर में कितना बनाया, ठीक, ये आपका क्या है 700। देखिए ये बता रहा है आपको सेवेंथ ईयर में कितना बना है, ये आपका क्या है थर्ड ईयर में 600 एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर। अगर बोलता टिल सेवन टर्म, अगर बोलता टिल सेवेंथ ईयर 700 सेट्स बने, तो ये सम बताता आपको कि सातवें महीने तक, सॉरी सातवें साल तक 700 कुल बनी हुई है टोटल, तो वो सम देता है। लेकिन यहां पर बोला है फॉर सेवेंथ ईयर, ओनली फॉर सेवेंथ ईयर, दैट इज टर्म। ओके, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, इसका मतलब क्या है, अगर ये टर्म कहीं पर लग जाए कि इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, दैट मीन ये जो हमारी सीरीज बनेगी ये क्या है, एपी है, क्योंकि एपी सीरीज ऐसे बढ़ती रहती है या तो उसी यूनिफॉर्म वे से घटती रहती है। तो इंक्रीजिंग की बात है, मतलब डी यहां कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बी बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, वही फिक्स नंबर क्या है आपका, डी बोला जाता है एवरी ईयर। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, मतलब अपने को निकालना है ए। द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, मतलब अपने को निकालना है T10। द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, मतलब अपने को निकालना है S7। क्या निकालना है, S7। तो आइए कुछ चीजें मैं आपको दे देता हूं, कुछ चीजें क्या आपको ए और डी चाहिए, अब तो निकाल ही लोगे, आपको फॉर्मूला पता ही है। तो देखिएगा, अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे वर्ड प्रॉब्लम ना चूरन होती है, देख कर डरना नहीं है, अपने को फोड़ना है ना, लड़ना है सवाल से, डरना नहीं है। थर्ड टर्म क्या होगा, मैंने आपको समझा रखा है, एक कम कर दो यार, ये क्या हो जाएगा, एक कम कर दो भाई, ये आया, ये क्या कर दो आप, एक कम कर दो। अब देख सकते हो यार, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको घटा दूं, ये आपको मिलेगा -4D और ये मिलेगा आपको माइनस का 100। ठीक है, सो डी बराबर यहां से कितना आ जाएगा आपका, कट करो भाई, 25 आ रहा है, चीख चीख के बोलेंगे अब तो, कितना आ गया 25। ए कितना आएगा, मतलब फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन है, पहली इक्वेशन में रख दो। सो हमारे पास a प्लस 2D बराबर कितना है भाई साहब, 600 है क्या। सो a प्लस 2 इंटू 25 बराबर 600। कितना आ गया आपके पास, a बराबर 600 माइनस 50। यार फर्स्ट ईयर में ना इन्होंने 550 सेट बनाए हैं, 550 सेट्स बन गए इनके। सो दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का आंसर क्या है, 550 है। अब अगर आपसे बोला जाए प्रोडक्शन इन 10th ईयर, तो जब आपको 10th ईयर निकालना होगा बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस 9D कर दोगे क्या, तो a कितना है यार, 550 है, 9 इंटू क्या कर दोगे भाई, 25 कर दोगे क्या, देखो 25 दे रखा है। तो ये आ जाएगा 550 प्लस 225 है ना, 25 इंटू 9 क्या होता है आपका 225। ओके, 250 आपका 10 टाइम में तैयार होगा, 250 है ना, तो 225 आ जाएगा आपका। अब देखिए जरा, तो आपका ये तैयार होता है 550 और ये आपका तैयार हो गया 225। ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर, तो 50 और 25 75, मतलब 5, ये आपका 7, ये आपका 7, ये आपका आ गया सेकंड का आंसर। अब बच्चों सेवेंथ का आंसर कमेंट में फेंक के बताओ क्या आने वाला है, S7। S7 का मतलब क्या है, 7/2 इंटू 2a प्लस 2a आपका बनेगा, प्लस n माइनस, मतलब 7 माइनस 1d, ऐसे करके आपको बताना है। बड़े आराम से कर ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। मजा आया क्या पढ़ करके, मजा आएगा ही, जरूर मजा आएगा, एक एक चीज एकदम दिमाग में बैठाऊंगा यार, है ना, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वन बाय वन, फिर से कह रहा हूं, मजाक मत लेना, बहुत अच्छे सारी चीजें बता रखी है ना, बहुत अच्छे से एक एक चीज आपको कैटेगराइज वे में है आपके पास। पीडीएफ आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है, @मैट्रिक्स ऑफिशियल सर्च करो भाई, तुरंत चलो टेलीग्राम डाउनलोड करो, सर्च करो, आपको तुरंत मिल जाएगी, है ना। तो बढ़िया से करिएगा, और फिर आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स दे आर द एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, हर एक चीज बढ़िया से फोकस होकर बताई गई है, इसको बढ़िया से पढ़ना, है ना। आप कुछ सवाल और प्रैक्टिस करने हैं तो अपन लाएंगे यार एक क्लास, सवालों को भी प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। थोड़ा सा मिडिल टर्म पे सवाल और करने हैं, और सम पर भी आपको थोड़े सवाल डिफरेंट डिफरेंट और करना है। तो एक जो क्लास इसके बाद असाइन होगी ना, वो क्वेश्चंस के ऊपर होगी, कॉन्सेप्ट पढ़ के बैठियो, क्वेश्चंस पर लेकर के आएंगे, जितना जल्दी पॉसिबल होगा जरूर लाऊंगा, है ना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, राइट। अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेलीग्राम पे हमसे जुड़ जाइए, राइट। थोड़े दिनों में ऐप का भी पूरी चीजें आपको समझा दूंगा मैं, कैसे क्या करना है। अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, खैर, है ना। अगर आप सर्च करते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, मैथड लिख दीजिए बस, जो चैनल का नाम है आपके मैथड लिखेंगे, बिल्कुल टॉप पर आ जाएगा आपका मैथड ऐप, डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर 10th क्लास में जो है
तो मैंने बना रखा है सीबीएसई एसएससी के लिए, उसी के अंदर पोर्टल में आप क्लिक करेंगे, आपको एक डेमो लेक्चर और बाकी स्वाइप करेंगे तो पीडीएफ में सिलेबस पहले और फिर प्रैक्टिस शीट्स अभी। तो 1 बाय 1 वीक में हम प्रैक्टिस शीट्स को अपलोड कर रहे हैं। सारी चीज़ अच्छा मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में, अभी क्या है ना। सो दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली बार आपको किस चैप्टर को पढ़ना है या क्या एग्ज़ाम में आ रहा है, कमेंट कर दो, उसकी वीडियो मिल जाएगी, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।